प्रणाम। भगवान धन्वंतरी जी को याद करके हम सब जो वैद्यगण है उनकी भगवान धन्वंतरी की हमारे ऊपर सदा कृपा बनी रहे। इस कोविड महामारी की जो दूसरी लहर आ रही है और हजारों लाखों जाने जो चली गई है विश्व में, उनमें बचाने के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैंने जो अपने कुछ पिछले 2 से ढाई या 3 महीनों के बीच में मैंने जो अपना कार्य किया है, उसके बारे में मैं कुछ अपने अनुभव जो है, वो शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं विश्व आयुर्वेद परिषद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारी जो भी है, उनका सबसे पहले बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इसके लिए चुना गया है। अ, वैद्य सुरेंद्र चौधरी जी, वैद्य यतीन्द्र जी, वैद्य विनीश जी, आप सबका बहुत धन्यवाद है कि मुझे ये मौका आपने दिया है। मैं मेरे अनुभव में जो भी श्रेष्ठतम है, मेरा 25 साल का जो चिकित्सा का अनुभव है, उसमें जो भी बेस्ट होगा, मैं देने की कोशिश करता हूँ। कोरोना के बारे में हमने बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारा कुछ हम सुन चुके हैं। उसमें सबसे बड़ी बात पहले ये है कि इसको आयुर्वेद में कैसे पहचाना जाता है। तो हम सबने ये भी बहुत सुना है कि चलो ये जनपदोध्वंस है, उसमें उसका उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले तो ये है कि कोरोना को हम आयुर्वेद में कैसे इसको डिफाइन कर सकेंगे। तो मेरी जो सोच है उनके हिसाब से मैं जो ट्रीटमेंट करता हूँ अभी उनके हिसाब से, ये सन्निपातिक ज्वर है। वात कफ प्रधान या कफ वात प्रधान सन्निपातिक ज्वर है। उनके हिसाब से हम इसको गिन सकते हैं। और जनपदोध्वंस जो होता है पूरे एक समूह को, जनपद को, लोगों के समूह को उध्वंस कर दे। जैसे अभी आप एंडेमिक और पेंडेमिक बोलते हैं, ऐसा चरक संहिता में विमान स्थान अध्याय 3 में जनपदोध्वंस का जो उल्लेख मिलता है, वहां पे इसका बहुत सारा रिलेवेंस है। 4 प्रकार के होते हैं, वायु, जल, भूमि और काल जो है उसके हिसाब से दूषित होने के बाद ये जनपदोध्वंस के अलग-अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें ऐसा होता है कि वायु जो है वो सबसे कम होता है, उसके ज़्यादा जल होता है प्रभावशाली, उसके ज़्यादा देश और उसके बाद में काल है। काल सबसे अंत में है। तो ऐसा कहा गया है जनपदोध्वंस अध्याय में कि जिनका काल खत्म हो चुका है, तो कर्मों के हिसाब से या कोई भी है, कर्मों का भी वर्णन वहाँ पे है। तो काल जिनका खत्म हो चुका है उनको कोई नहीं रोक सकता, ऐसा है। लेकिन चिकित्सा भी करनी है, ऐसा भी लिखा गया है। तो सबसे पहली बात है कि जनपदोध्वंस में जो 4 है दूषित हो रहा है, उसमें मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जो देश, पूरे के पूरे देश प्रदूषित हो रहे हैं। तो उसमें क्या-क्या चिकित्साएँ करनी है, क्या ध्यान रखना है, वहाँ पे भी देखना है। और हमारे संप्राप्ति विघटन के जो हमारे आयुर्वेद के मूलभूत चिकित्सा है, सिद्धांत है, उनके हिसाब से भी देखना है। सबसे पहले देखते हैं कि सब औषध चिकित्सा इसमें कैसे करनी है। तो पहली जो होती है कि प्रिवेंटिव साइड, कोरोना एक व्यक्ति को, अगर एक फैमिली है उसमें एक व्यक्ति को हो गया, बाकी के कुटुंब के 4 लोग हैं उनको स्टेज डिफाइन किए हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं उसमें प्रिवेंटिव साइड क्या है? प्रिवेंटिव साइड में जिनको कोरोना से बचना है, जैसे अभी लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो जिनको कोरोना से बचना है उनको क्या-क्या करना चाहिए, आयुर्वेद की कौन-सी औषधियाँ लेनी चाहिए, वो सब उनके तहत आता है। और दूसरा जो थेरापेटिक होगा उसमें 4 स्टेज हमने डिफाइन करके रखे हैं। और चारों स्टेज में एक-एक स्टेज की जो अलग-अलग दवाइयाँ हैं, उनके बारे में आगे हम बातचीत में करने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्रिवेंटिव साइड जो देखते हैं, तो बहुत सारा हमने पिछली साल देखा था कि आयुष मंत्रालय हमारा जो है वहाँ पे गाइडलाइन भी निकाली गई थी। आयुष क्वाथ पूरा बहुत सारा फेमस हो चुका है।
आयुष 64 करके टैबलेट है, वो थेरापेटिक पर्पस अभी यूज हो रहा है। संसमनीवटी वगैरह जो है यूज हो रहा है। किलो इतनी फेमस हो चुकी है कि बच्चे-बच्चे एक-एक घर में सब लोग पहचानते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जब पहली लहर आई थी, तब करीबन आयुष मंत्रालय और हमारी जो प्रोएक्टिव कैंपेनिंग था, एकदम जोर-शोर से चारों ओर वही दिख रहा था। इस दूसरी लहर में आयुर्वेद और आयुष मंत्रालय का बहुत कम जैसे वो देखने को मिल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। पहली बार जब आया तो कंट्रोल जो हुआ है, बहुत सारे लोगों ने काढ़ा पिया, ये सब हमारी गोलियां औषधियां वगैरह खाई। उसकी वजह से मेरे पास एक डेटा है, वो फोन मेरे पास रिकॉर्ड में भी है कि 1 फरवरी के दिन रिकवरी रेट, इंडिया का रिकवरी रेट 97.2% था। और ब्राजील, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, वो सब 70%, 70 से लेके 75 तक थे। बहुत सारे लोग एक-एक दिन में 1-1 लाख की डेथ 3-3, 2-2 लाख के केस आ रहे थे और बहुत सारी डेथ हो रही थी। लेकिन उस टाइम पे पूरा इंडिया आयुर्वेदिक औषधियों का प्रिवेंटिव साइड, हमारी जो औषधियां थे, वो सब लोग एक-एक घर में लोग रह रहे थे। आज कोई याद भी नहीं कर रहा है। तो दूसरी लहर में इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली कोरोना को जैसे है कि औषधियों का जो रोल था, वो लोगों ने इतना ज्यादा नहीं लिया जो पिछली साल लिया था। इसकी वजह से कोरोना ज्यादा डेथ रेशियो भी बढ़ा है, उसका स्प्रेडिंग फैक्टर भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि पिछली साल अ, सबसे ज्यादा हमारे आयुष डिपार्टमेंट, हम आयुर्वेद डॉक्टर, हमारा मंत्रालय, हमारी पूरी पदाधिकारी, सबकी जो रोल था, वो इस बार थोड़ा सा कम हो गया है, ऐसा लग रहा है। तो हमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। दूसरी लहर में हमने तो पहले से ही जैसे थोड़ा सा जैसे इंक्रीज होने का शुरू किया है, तो बहुत सारा हमने हमारे पेशेंट वगैरह को मैसेज या ऐसा करके मार्केटिंग के जो भी हमारे पास टूल्स थे, उनके हिसाब से वो भेजना शुरू किया। और उनके हिसाब से हमारे जो रिकॉर्ड है, करीबन 800 से ज्यादा पेशेंट मैंने हमारी इंस्टीट्यूट में ट्रीट किए हैं। 800 में से एक रिकॉर्ड के हिसाब से मैं दिखाता हूँ कि एक भी व्यक्ति का डेथ नहीं हुआ है, एक भी। होम आइसोलेशन वाले 800 जो थे, उनके 3 लोग ऐसे थे, उसके 4 जो कैटेगरी हमने डिवाइड की है, उसमें आरटी-पीसीआर पॉजिटिव और नो सिम्पटम, कोई भी सिम्पटम्स नहीं है। दूसरा ग्रुप है आरटी-पीसीआर पॉजिटिव और माइल्ड सिम्पटम। तीसरा ग्रुप है आरटी-पीसीआर पॉजिटिव और मॉडरेट सिम्पटम्स। और फोर्थ वाला जो है वो सीवियर है, जिनको ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत है। तो हमने थर्ड स्टेज था, मॉडरेट स्तर था, जिसमें मैं ऐसा दावे के साथ बोल सकता हूं कि 85 टू 88 ऑक्सीजन सैचुरेशन था, एसपीओ2। उसके बाद में भी हम उनको घर पे ही रखते थे। ये मॉडरेट को हिसाब से है कि 86 टू 88 तक हम उनको कंट्रोल करते थे। पेशेंट को कोई कंप्लेन नहीं थी, इसीलिए हम घर पे रखते थे। जैसे ही 85 से नीचे गया, तभी हम एडमिट होने के लिए उनको बोलते थे। तो हमारे पास रिकॉर्ड है, बहुत सारे ऑडियो और उसके रिपोर्ट वगैरह है कि हमने उनको मेंटेन किया है। मतलब ये है कि आयुर्वेदिक औषधियां हैं, वो सुवर्ण पुष्प वाली औषधियां जो मैं आगे बोलने वाला हूँ, वो अगर शरीर में जाती है तो बुखार 102 है, फिर भी ऑक्सीजन सैचुरेशन 86, 87 है, फिर भी उनको इतनी थकान नहीं होती है जितनी जो लोग आयुर्वेद औषधियां नहीं ले रहे हैं उसमें उतने सिम्टम्स देखने को मिलते थे। मतलब ये है कि आयुर्वेद औषधियां लेने के बाद 86, 88 है तो भी हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं थी, ये हमारे ध्यान में आया है। और जिन्होंने आयुर्वेदिक औषधियां नहीं ली थी, वो 92 या उसके नीचे जाते थे, तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत रहती थी। ये बहुत बड़ी बात है कि आयुर्वेद औषधियों का प्रभाव ऐसा है, ये तुरंत एंटीबॉडी पैदा करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को कितनी ज्यादा बढ़ाती होगी। और दूसरा कि दोषों की जो उनके संप्राप्ति विघटन जो करना है, उनको कितना जल्दी विघटन करती थी, दोषों का विलय जैसे करती थी। तो वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है कि हमारा जो बल होता है
वो बल सबसे ज्यादा सुवर्ण वाली औषधियों से बना रहता है। ये मेरा इस काल में सबसे ज्यादा अनुभव रहा है। मैं खुद की बात करूं, अ, मैं पिछले 18 सालों से सुवर्ण भस्म वाली औषधियां खा रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि ये टॉक्सिसिटी बढ़ाती है, लोग बोलते हैं कि बॉडी में डिपॉजिट होती है। अरे मैं यही बोलता हूँ, डिपॉजिट होगा तभी तो वो रक्षा करेगी। मैं 16 साल 18 सालों से ये सुवर्ण भस्म वाली औषधियां बहुत सारी, सुवर्ण वसंत मालती है, सुवर्ण लक्ष्मी विलास रस है, सुवर्ण सुध शेखर, सुवर्ण ब्राह्मीवटी, ये सब औषधियां ले रहा हूँ। उसका एक चमत्कार के स्वरूप में जो मुझे फल मिला है वो मैं बोल शेयर करने जा रहा हूँ। पिछले 6 सालों से, ये छठा साल चल रहा है, 5 साल और उसके ऊपर कुछ महीने गए हैं। पिछले 6 सालों में मेरी हॉस्पिटल, मेरी बीमारी की वजह से एक भी दिन मैंने रजा नहीं रखी है। 14 घंटे मैं काम कर सकता हूँ, 6-6 घंटे ड्राइविंग करके, मेरी अभी 50वां साल चल रहा है, मेरी उम्र जो है वो। उनके हिसाब से 6-6 घंटे सेल्फ ड्राइविंग कर सकता हूँ, उनके बाद में 6 घंटे पेशेंट देखना है, उसके बाद में भी अगर 4 घंटे सेल्फ ड्राइविंग करना है, मैं कर सकता हूँ। ये सब जो है सुवर्ण भस्म वाली औषधियों का प्रताप है। हमारे रस रसायन का तो बोलना ही क्या, साक्षात शिव शक्ति है। लोग बोलते हैं कि टॉक्सिसिटी, मेटल टॉक्सिसिटी, उनकी परिधि में है ही नहीं। उनकी परिधि में है ही नहीं कि रस रसायन की कीमत क्या है, उनकी उनकी श्रेष्ठता उनकी क्या है। लोग, हमारे लोग भी बहुत सारे बोलते हैं कि टॉक्सिसिटी होती है, ऐसा होता है। मैंने एक भी पेशेंट में, मैं हर साल 10 से 12 लाख रसौषधियों की टैबलेट यूज करता हूँ और मेरे पास है अभी कंप्यूटराइज स्टॉक पे। अगर टुडे का स्टॉक है, क्योंकि बैंक में सब देना होता है, 1.5 करोड़ का मेरा लोन चल रहा है, तो हर महीने स्टॉक देना होता है। तो हम स्टॉक पत्रक निकालते हैं, उसमें से होता है कि इतना स्टॉक अभी मेरे पास है। इतनी सारी सुवर्ण भस्म वाली, गोल्ड वाली अभी मेडिसिन मेरे पास, 1.5 किलो सुवर्ण भस्म वाली औषधियां एट प्रेजेंट अभी मेरे क्लिनिक में है। हर 3 दिन में 200-250 ग्राम सुवर्ण भस्म वाली औषधियों की हमारे यहाँ जरूरत रहती है। इतने सारे हर रोज के पेशेंट हो रहे हैं। करीबन 12-15 से लेके 25 पेशेंट अभी हम कोविड पॉजिटिव के हर रोज देख रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है कि हमारी सुवर्ण भस्म वाली और रस रसायन वाली औषधियां हैं, उसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। बिंदास होके यूज करना चाहिए। हमारी श्रद्धा का लेवल है, उसमें कोई भी 1% भी उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। मैं उसका साक्षात उदाहरण हूँ। सब दूसरी एक बात बोलता हूँ, मेरी लाइफ में मेरी बच्ची 16 साल की है। मेरी बच्ची को मैंने एक भी वैक्सीन नहीं दी है, एक भी वैक्सीन नहीं दी है। और मैं वैक्सीन का विरोधी हूँ ऐसा नहीं है, कोई गैर इरादे से प्रचार कर रहा हूँ ऐसा भी नहीं। लेकिन मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, ये मेरी सोच है, ये मेरी रिस्क है। मैं अपने यहाँ जो हर रोज पेशेंट पूछते हैं, 25 लोग पूछते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि मेरा डिसीजन ये है, आपको क्या करना है वो आप कर लीजिए, लेकिन मैं अपनी लाइफ में वैक्सीन नहीं लूंगा। क्योंकि एक वैक्सीन लेता हूँ तो मेरी जो सोच है ऐसा है कि मान लो, हमारे एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं क्यों नहीं लेने वाला। तो 1000 में सुवर्ण भस्म वाली और हमारी जो इम्यूनिटी बूस्टर औषधियां जो है, व्याधि क्षमता को बढ़ाने वाली, तो उनको मैं ले रहा हूँ। तो ज्यादातर नॉर्मल बॉडी में मान लो अगर 400 से 300 या 500 एंटीबॉडी, नेचुरल एंटीबॉडी बन रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल सुवर्ण भस्म वाली और हमारी इम्यूनिटी बूस्टर औषधियों के बाद में अगर वो 800 से 1000 बनते हैं, सुवर्ण भस्म वाली लेते हैं तो 1000 बनेंगे, ऐसा मेरी सोच है। इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं, बीसीजी की वैक्सीन ली तो उसका एंटीडोट बनेगा, पोलियो की वैक्सीन ली उनका एंटीडोट बनता है। उनके हिसाब से क्या है कि आपका बॉडी का जो टोटल एंटीबॉडी बनने का जो है रेशियो है, अभी जो नेशनल कैंपेन होता है, करीबन 16 से 18 प्रकार की वैक्सीन दी जाती है। उसमें हर एक प्रकार की, मान लो 1000 है, तो उसमें से थोड़े-थोड़े परसेंटेज जो है आपके जो बॉडी जो एंटीबॉडी बना रहा है, उसमें से रिजर्व हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से है कि नहीं, उसमें से 50 या 80 तो है वो पोलियो को ही एंटीबॉडी बनेंगे। आपने टीबी की ली वैक्सीन,
तो उनके हिसाब से है कि चलो उसमें से 40-50 या उसके हिसाब से बन जाएँगी। कोरोना की वैक्सीन ले ली, टाइफाइड की वैक्सीन ले ली, तो उनके हिसाब से वो फ्री जो एंटीबॉडी है, वो सब रिज़र्व होते जाते हैं। अचानक कोई महामारी जैसे कोरोना की समान आ गई, तो उस टाइम पे आपके जो फ्री एंटीबॉडी रहते हैं, कोई भी डिसीज़ के सामने लड़ने के लिए जो बॉडी बनाता है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि आपके व शरीर ने इतनी ज़्यादा वैक्सीन ले ली है, तो 80 टू 90% आपकी एंटीबॉडी बनने का जो रेशियो है, वो रिज़र्व हो जाएगा। तो क्या रहेगा? अचानक से कोई अचानक नया कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई प्रोटोज़ोआ, कोई फंगी आ गया, तो उसके हिसाब से आपके बॉडी में बनाने के लिए 10, 15 या 20% ही रहेगा। मैंने नहीं ली है, मेरी बच्ची ने कोई वैक्सीन नहीं ली है, तो मैं उनके बॉडी 1000 एंटीबॉडी फ्री है, वो पूरे के पूरे कोरोना के ऊपर टूट पड़ेगी। पूरे प पूरे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ, उनके सामने लड़ने के लिए तैयार है। ये मेरी सोच है, मैं इनके हिसाब से चलता हूँ, मेरी अपनी लाइफ और मेरे रुग्णों को भी मैं ये बताता हूँ, आयुर्वेद का ये पावर है कि आपकी बॉडी को जो भी व्याधि क्षमत्व है, उनको फ्री रखिए। व्याधि क्षमत्व की बात आई है, तो उनको हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है, उनकी बात करें। 3 प्रकार का व्याधि क्षमत्व है। हमारा शरीर का जो बल बढ़ाना है, बल है किसी चीज़ बहुत सारी चीज़ से बढ़ता है, व्यायाम से बढ़ता है, औषधियों से बढ़ता है। तो शरीर का जो बल बढ़ाना है, वो 3 प्रकार का होता है, सहज होता है, कालज होता है और युक्तिकृत होता है। सहज बल जो है, वो हम गर्भावस्था के दौरान माता-पिता ने जो रस वगैरह खाया है, माता-पिता के जो बीज है, उनके हिसाब से बनता है, वो सब सहज व्याधि क्षमत्व में आता है। कि माता-पिता को अगर इतने सारे रोग बहुत हो रहे हैं, तो बच्चे को भी हो सकता है क्योंकि सहज व्याधि क्षमत्व उनका कम है। दूसरा है कालज, जैसे हेमंत और शिशिर ऋतु है, वो काल के प्रभाव से है। तो हेमंत शिशिर ऋतु में सब लोगों की व्याधि क्षमत्व, इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है, वो हम भी पहचानते हैं। तीसरा होता है अ, युक्तिकृत। तो युक्तिकृत क्या है? वो औषधियों से प्राप्त किया जाता है। कोई भी जिनका कम है, सामान्य है, नॉर्मल है या ज्यादा है, सबको जिनको भी औषधियां लेनी है और औषधियां लेने के बाद युक्तिकृत व्याधि क्षमत्व जिनको बढ़ाना है, तो वो सब बढ़ा सकते हैं। मैं इसी के ऊपर फोकस करता हूँ, बोलता हूँ हर एक को कि युक्तिकृत व्याधि क्षमत्व आप करिए। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ, इतना आत्मविश्वास के साथ बोलता हूँ कि मेरे यहाँ मेरे जो सुवर्ण पुष्प वाली औषधियाँ मैंने लेके रखी है, तो उसके हिसाब से कोरोना अगर मेरी बॉडी में आ भी गया, तो उनको ब्रीडिंग करने के लिए, प्रजनन करने के लिए अनुकूल एटमॉस्फियर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने सुवर्ण पुष्प वाली औषधियों से मेरे युक्तिकृत व्याधि क्षमत्व को इतना ज़्यादा बढ़ा के रखा हुआ है कि वो वायरस का आयुष्य कितना है कोरोना का 24 से लेके अलग-अलग मत-मतांतर देखे तो भी 26 से लेके 36 घंटे का है। तो वो तो अपने आप मरने वाला है। क्यों एंटीवायरल, एंटीबायोटिक ये दवाइयाँ जो है वो आयुर्वेद की सोच नहीं है। आयुर्वेद की सोच क्या है कि व्याधि क्षमत्व इतना बढ़ाओ कि उनको जो उनका जो अपनी कॉपी बनाते हैं, वो जब भी कोरोना आपके बॉडी में एंटर हुआ तो वो कॉपी बनाता है, अपनी मल्टीपल कॉपी बना लेता है। कुछ ही घंटों में लाखों की कॉपियां बन जाती है। तो जिनका युक्तिकृत व्याधि क्षमत्व अभी उन्होंने बढ़ा के रखा, जो प्रिवेंटिव साइड हम बोलते हैं, तो वो सबसे ज्यादा वो रक्षण कर पाएगा। मेरे हिसाब से इसके ऊपर बहुत सारा डेटा और बहुत सारा रिसर्च की जरूरत है। हमने तो ढेरों सारे हजारों पेशेंट को ये दिया है और ज्यादातर ऐसा देखने को मिला है कि जिनको भी कोविड अगर पॉजिटिव भी हो गया, बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, तो भी उनको एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड में ही रहते हैं। जिनको हमने हमारी व्याधि क्षमत्व बढ़ाने वाली औषधियां दी थी, उनको ये देखने को नहीं मिला, किसी को भी मॉडरेट तक नहीं जाने दिया। और जो ऐसे थे कि जो मॉडरेट तक पहुंच चुके थे, माइल्ड थे, मॉडरेट थे, तो वो हमारे यहाँ की पहले औषधियां प्रिवेंटिव साइड की नहीं ली, तो भी हमने उनकी चिकित्सा की है और उनका इलाज भी किया है। तो मैं जो बात कर रहा था व्याधि क्षमत्व की, तो युक्तिकृत व्याधि क्षमत्व में हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं।
रस रसायन हो सकता है, सुवर्ण पशु वाली औषधियाँ हो सकती है, उसमें हमारा क्वाथ हो सकता है, चूर्ण औषधि का सेवन हो सकता है। गिलोय का कोई भी फॉर्म, सबको पता है, संसमनीवटी, गिलोय घनवटी, उसका चूर्ण, उसका स्वरस, उसका काढ़ा जो भी लेना है वो लेना चाहिए। इसमें उसके साथ कालमेघ है, भूम्याम्ल की है, आमल की है, ये सब औषधियाँ उनके साथ हम मिला के ले सकते हैं। आयुष क्वाथ जो था वो सबसे बढ़िया है, वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन पित्त प्रधानता वाले जो होते हैं उसमें मैं आयुष क्वाथ के साथ दूसरा सुदर्शन क्वाथ, गुरुचि क्वाथ उसका मेल-जोल करके देता हूँ। अगर वात प्रधानता ज्यादा रहती है तो दसमूल क्वाथ भी देता हूँ, और कोरोना जो है वो अपर रेस्पिरेटरी से एंट्री होता है और उसके बाद अगर उनको अनुकूल एटमॉस्फेयर मिलता है तो लोअर रेस्पिरेटरी में जाता है, यानी कि लंग्स में जाता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी सिम्पटम्स नहीं है, और ऐसे दर्दियों को अगर हमें कुछ देना है तो हमने ढेरों, जैसे क्विंटल के हिसाब से हमने अभी तक बांट दिया है। अपर रेस्पिरेटरी में मेरे हिसाब से गोजिह्वादी क्वाथ इसका सबसे ज्यादा बढ़िया रोल है, क्योंकि उसमें वात और कफ प्राधान्य जैसे प्रतिशय है उनका अधिकार है उसकी फलश्रुति में, और भारंगी आदि क्वाथ है वो उनका श्वास काश अधिकार है। तो मेरे हिसाब से गोजिह्वादी क्वाथ और भारंगी आदि क्वाथ, वो दोनों का मिला के अगर क्वाथ हर एक रुग्ण को प्रिवेंटिव साइड को दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। और करीबन मैंने तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ देखे हैं कि जो ले गए थे उनको ज्यादातर एक को पॉजिटिव हुआ है, तो बाकी के 4 लोग अभी तक नेगेटिव है, क्योंकि 15-20-20 दिन तक, 1-1 महीने तक, डेढ़-डेढ़ महीने तक भी हमने वो औषधियाँ दी है, उनके ज्यादा समय के लिए भी दी है, तो उनको पॉजिटिव नहीं हुआ। ऐसा बहुत सारे पेशेंट का हमारे पास रिकॉर्ड है। सुवर्ण वसंत मालती, सुवर्ण लक्ष्मी विलास, ये दोनों इनके हिसाब से प्रिवेंटिव साइड में सबसे कॉमनली यूज्ड ड्रग है। सब लोग जानते हैं, इसका बहुत अच्छा रोल है। अगर आर्थिक रूप से अगर कोई रुग्ण या कोई परिवार वो सक्षम नहीं है तो लघु वसंत मालती, लघु वाणी वसंत, सादा लक्ष्मी विलास रस, नारदीय लक्ष्मी विलास रस, इसका भी यूज कर सकते हैं। गिलोय घनवटी, संसमनीवटी, सुदर्शन घनवटी, ये ले सकते हैं। गुरुचि क्वाथ, अगर कोई पित्त प्रधानता है तो गुरुचि क्वाथ का इसके साथ कॉम्बिनेशन करना चाहिए। गुरुचि क्वाथ या और गोजिह्वादी क्वाथ, इसको भी ले सकते हैं। अगर प्राथमिक रूप से ज्वर की हिस्ट्री कुछ समय पहले मिली थी तो सुदर्शन क्वाथ भी प्रिवेंटिव साइड, अभी नेगेटिव है, कोई सिम्टम्स भी नहीं है, तो सुदर्शन क्वाथ और गोजिह्वादी क्वाथ, लेकिन मैं गोजिह्वादी क्वाथ के ऊपर ज्यादा बल देता हूँ। वातिक प्रतिशाई में जिसको हम बोलते हैं कि स्नीजिंग जाना होना, जैसे रनिंग नोज होना, नासास्त्राव, अक्षि स्राव होता है, सिरोगौरवता, अक्षि गौरवता, ऐसे जो सिम्टम्स होते हैं जो वातिक और प्रतिशाई में जो देखने को मिलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट गोजिह्वादी क्वाथ का आता है। और उसके साथ में अगर ज्वर प्रतिरोध रोधक के हिसाब से यूज करना है तो सुदर्शन क्वाथ, और उनके साथ में मिलाना है तो गुरुचि क्वाथ, इसको हम मिला सकते हैं। ये तो हो गई बात प्रिवेंटिव साइड की। थेरापेटिक में देखने के लिए जाते हैं तो थेरापेटिक में 4 स्टेज हमने डिसाइड किए हैं। 4 स्टेज में जो पहला स्टेज होता है एसिम्प्टोमेटिक है। चारों 4 स्टेज में कोविड पॉजिटिव, आरटी-पीसीआर पॉजिटिव है, ऐसे रुग्णों को हमने रखा है। सबसे पहला होता है नो सिम्पटम, जिसमें कोई भी सिम्पटम्स नहीं है। बुखार एक 6-8 दिन पहले, 10 दिन पहले या 5 दिन पहले शायद एक बार आके चला गया, कुछ घंटों के लिए रहा, उसके बाद में बुखार नहीं है। काश का कोई लक्षण नहीं है, दौर्बल्यानुभूति नहीं है, और असघनता, जिसको स्वाद हमारा नहीं आना वो उसको बोलते हैं, और अग्रहणघ्नता, जो ग्रहण क्षमता होती है उसमें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो ये सब एसिम्प्टोमेटिक में आते हैं। तो उन सबको कुछ ट्रीटमेंट के जो प्रोटोकॉल है उनको मैं शेयर करना चाहता हूँ। सभी के सभी मरीज में ज्वर एक बार अगर आ चुका है तो त्रिभुवन कीर्ति रस देते हैं। अभी ज्वर नहीं है तो त्रिभुवन कीर्ति का 2 गोली भी देते हैं।
उसमें से पित्त प्रधानता वाले ऐसा देख लेते हैं कि उनको कुछ साइड सिम्टम्स, उनकी प्रकृति वगैरह क्या है, ये 4-6 प्रश्नों में हम पूछ लेते हैं, उनके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उनको पास्ट कोई दूसरी कोई व्याधि है या उनकी प्रकृति क्या है। तो त्रिभुवन कीर्ति अगर पित्त प्रधानता वाले हैं, उनको हम कम देते हैं, वहाँ पे कफ केतु रस और उनके साथ में गोदंती मिश्रण देते हैं। गोदंती भस्म और यादव जी त्रिकम जी आचार्य का एक पाठ है गोदंती मिश्रण। हमारे यहाँ बहुत सारी ढेरों सारी टैबलेट बना के रखी हुई है, 250 mg की आती है गोदंती और श्रुंग और पिपलीमूल उसमें आता है। तो गोदंती मिश्रण ऐसे हम समझ सकते हैं, मेरे हिसाब से मेरे सब वैद्य मित्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि गोदंती मिश्रण की टैबलेट जो है एज ए आप आयुर्वेदिक पैरासिटामोल समझ लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करीबन आज तक पिछले फरवरी से लेके आज अभी 13 मई है, तो करीबन हम ऐसा बोल सकते हैं कि 60,000 टैबलेट का उपयोग हम कर चुके हैं। गोदंती भस्म इसमें ज्यादा आती है, तो गोदंती भस्म जो है वो छोटे बच्चों को 10 दिन का बच्चा भी अगर है तो उनके ज्वर में दे सकते हैं। सुधावर्गीय द्रव्य है, बराबर। कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम पित्त को भी नहीं बढ़ाता है, कोई गर्म भी नहीं पड़ता है, कफग्न भी है, तो बहुत सारा औषध है। तो जिनको एक बार बुखार आ चुका है या माइल्ड है तो उनको गोदंती भस्म अकेले भी दे सकते हैं। गोदंती मिश्रण की जो टैबलेट आती है वो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और उसके साथ में प्राइमरी सिम्टम्स में लक्ष्मी विलास रस और सुवर्ण वसंत मालती पॉजिटिव रिजल्ट है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो करीबन 1 या 2 सुवर्ण भस्म वाली औषधियां हम देते हैं। इसमें ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है, इसलिए सुवर्ण वसंत मालती और सुवर्ण लक्ष्मी विलास इस 2 का ही हम प्रयोग करते हैं। सुवर्ण वसंत मालती सुबह में दे दी तो शाम को सुवर्ण लक्ष्मी विलास दे दिया। अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो लघु वसंत और लक्ष्मी विलास रस दे दिया। दूसरा जो स्टेज आता है उसमें ऐसा होता है कि माइल्ड सिम्टोमेटिक शुष्क काश है, कफज काश है, वो +1 या +2 है, थोड़ी सी हल्की सी कभी सांस फूली है, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन करने के बाद, कभी कभी खाने के बाद, सो जाने के बाद ऐसा कभी कभी होता है कि कभी कभी सांस फूलती है, ज्यादा उम्र है, तो उनको कफ कुठार रस है, कफ केतु रस है, वो हम देते हैं। यहाँ पे मेंशन ये करता हूँ, कफ कुठार रस है वो उग्र औषधि है, वो ताम्र भस्म इसमें आती है। अगर 10 साल से छोटे बच्चे को अगर दिया जाता है तो कभी कभी वो वॉमिट करके कफ को निकाल देता है। बड़े लोगों को भी, कुछ पित्त प्रकृति वाले उनको और कुछ कफाधिक्य वाले उनको कफ कुठार रस अगर 2 रत्ती से ज्यादा दी जाती है तो उनको भी सर्दी, कफत सर्दी हो जाती है और कफ निकल जाता है। वो खराब नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा है कि जो भी लोगों को हमने दिया और कुछ बोला कि हाँ साहब 1 या 2 बार उल्टी हो गई दवाई देने के बाद, लेकिन बहुत सारा कफ निकल गया, उसके बाद में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से कफ कुठार रस ज्यादा उग्र है, कफ केतु रस है, दोनों कफज ज्वर के अधिकार में आता है, कफ वातज ज्वर के अधिकार में आता है। खांसी अगर सूखी है, सूखी है या कफ वाली है, कोई भी खांसी है, उसके साथ में मान लो उसको श्वास का दर्द था, अस्थमा का था, टीबी था, क्षतज काश थी, ऐसा कोई भी अगर कोमोर्बिडिटी थी, तो सब में चंद्रामृत रस इज ए चॉइस ऑफ ड्रग इन काश। 5 प्रकार की हमारे इसमें कोविड को आयुर्वेद के हिसाब से
क्योंकि हमारा आयुर्वेद सिर्फ एंटीडॉट, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल ऐसी सोच रखता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ तो दोष के हिसाब से, व्याधि का जो कौन-सा स्टेज है उनके हिसाब से हमारी चिकित्सा की जाती है। तो जिनको काश है, उनको चंद्रामृत रस दे सकते हैं, कफ कुठार रस दे सकते हैं, कफ केतु रस दे सकते हैं। उनके साथ में अगर चूर्ण औषधियों का अगर हम देखने को जाएँ, चूर्ण औषधियों में तालीशादी चूर्ण है, सितोपलादी चूर्ण है, वो दे सकते हैं। अगर कफज काश ज्यादा है तो सोमकल्प चूर्ण इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, विभितक चूर्ण इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। शुष्क काश ज्यादा है तो पुष्कर मूल ये चॉइस ऑफ ड्रग रहेगा। वो तालीशादी या सितोपलादी को हम मान लो एक बेस पाउडर के हिसाब से गिनते हैं तो उनके साथ में मिलाने के लिए। शुष्क काश है तो पुष्कर मूल बहुत अच्छा है। कफ का बहुत ज्यादा प्राधान्य है, त्रिकटु, पंचकोल ये कुछ अगर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। चतुष्षष्ठी पिप्पली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम मॉडरेट वाले थर्ड स्टेज में जो होते हैं उनमें चतुष्षष्ठी पिप्पली यूज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा उग्र रहती है। 192 आवर्स चतुष्षष्ठी 64 प्रहर, एक प्रहर यानी 3 घंटा, तो 192 प्रहर तक जिन पिप्पली को घोंटा गया है वो नैनो पार्टिकल हो जाता है। हमारी सहस्त्रपुटी अभ्रक, हमारी चतुष्षष्ठी पिप्पली, ये सब नैनो पार्टिकल से भी कम है। उनके भी आगे की टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमें उनकी कीमत नहीं है। हम इतना सारा यूज करते हैं कि पूरे अभी ये कोई अहंकार या ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आज ही 2 कंपनियों के बड़े-बड़े एमआरआई उनके जो रीजनल मैनेजर, उनके डायरेक्टर के साथ भी बातचीत हो चुकी है। उन्होंने बोला कि सर पूरे गुजरात में जितना हम सेल करते हैं इससे पिछले 2 महीनों में सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म और शतपुटी अभ्रक भस्म उनका 6 गुना अकेले आपने यूज किया है। पूरे गुजरात का जो सेल है, 2 कंपनी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं। उन्होंने बोला कि इससे 6 गुना अकेले आपके यहाँ यूज हुआ है। सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म 1 ग्राम 144 का 12 डज़न का एक पैक आता है और ऐसे-ऐसे 12 डज़न हम मंगवाते हैं। 3-3 ग्राम वो भी हमारे यहाँ 72 पैक एवरी टाइम हमारे यहाँ स्टॉक में रहता है। शतपुटी अभ्रक भस्म वो भी 5 ग्राम और 10 ग्राम का हम रेगुलर अभी यूज कर रहे हैं। पूरा इतना स्टॉक करते हैं कि कभी-कभी तो कोई किट किसी महाजन या किसी संस्था ने मंगवा ली है, तो अभी कल 200 किट हमने एक प्रेजेंट वहाँ पे भेजी है। तो एक साथ हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि हमारे पास स्टॉक भी नहीं रहता है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ दूसरे स्टेज की। दूसरे स्टेज में अगर किसी को ऐसा है कि कभी-कभी 25 या 50% तक अरसोग्नता और ग्रहणघ्नता, अगर ये सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, जिनको टेस्ट की सेंस, स्मेल की सेंस नहीं है, तो हम मान लो फ़ोन के ऊपर कंसल्टिंग करते हैं, बोलते हैं, "ये सर डॉक्टर साहब वैद्य जी ये पैसे कैसे पता चलेगा?" तो हम बोलते हैं कि आपके पास अगरबत्ती पड़ी है, उसको सूंघ लो। विक्स पड़ा है, कोई ऐसा पड़ा है, पंचगुण तेल पड़ा है, सैनिटाइज़र पड़ा है। कोई भी आप जैसे छौंका लगा लिया, कोई लेडी पेशेंट है, तो जब छौंका लगाते हैं, तब भी उनका स्मेल आता है या नहीं आता है, आप कोई भी टेस्ट कर लो, तो उनसे तुरंत पता चल जाता है। सबसे पहले कोरोना का कॉमन वायरल डिसीज़ है, कॉमन फ्लू है या फिर कोरोना है, उसका सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो आरटी-पीसीआर से पहले भी अगर हमें डिसाइड करना है, तो उनकी स्मेल और उनकी टेस्ट, उसकी रसज्ञ क्षमता, ग्रहणज्ञ क्षमता उसका टेस्ट कर लीजिए, उनको पूछ लीजिए कि आपने दाल-सब्जी खाई तो उसका टेस्ट आया कि नहीं आया? कोई मीठी चीज़ खा ली, नमकीन चीज़ खारा खा लिया, कोई भी नींबू शरबत पी लिया तो जैसे खट्टा नहीं लगा और उसका खट्टापन दूसरे लोगों को ज़्यादा है, आपको नहीं लगा। तो इनके हिसाब से उसका जो है निर्धारण कर लेना है। तो वहाँ पे लक्ष्मी लीलास रस तो सबसे ज़्यादा अच्छी औषधि जो है, जिनकी स्मेल चली गई है मेरे हिसाब से ज़्यादा 3 से 7 दिन। सादा लक्ष्मी विलास है, पूर्ण लक्ष्मी विलास है, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पूरी की पूरी स्मेल 3 से 7 दिन के बीच में 90% लोगों की वापिस आ जाती है, ये मेरा अनुभव है। बहुत अच्छा है क्योंकि इंद्रियों के ऊपर जो दोषों का संचय है उसको तुरंत निकाल देती है। कर्पूर आता है उसपे। तो वो क्या है कि तुरंत लिक्विफाई कर देता है। लक्ष्मी विलास रस में कर्पूर है।
तो उनको तुरंत, दूसरी औषधियाँ भी है, अदरक वगैरह भी है, तो उनको तुरंत लिक्विफाई करके निकाल देती है। तो जो न्यूरॉन्स उनके वहाँ पे जो फाइबर है, वो जो एक्सेप्ट करते हैं उसको, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टेस्ट क्या है, इसकी स्मेल क्या है, वो तुरंत प्रस्थापित हो जाता है। लक्ष्मी विलास रस मेरे हिसाब से चॉइस ऑफ ड्रग होनी चाहिए। जैसे खांसी में चंद्रामृत रस है, वो चॉइस ऑफ ड्रग है। ऐसे टेस्ट स्मेल को वापस लाने के लिए ये होना चाहिए। काली मिर्च, मरीच जिसको हम बोलते हैं, पिपली है, ये दोनों टेस्ट आइडेंटिफिकेशन को वापस लाने के लिए बहुत अच्छा है। त्रिकटु चूर्ण है, उसको थोड़ा-थोड़ा 1 या 2 चुटकी भर, बहुत रत्ती का 8वां भाग हो गया, 1 रत्ती का, जैसे उनको बार-बार लेना है। अगर वो अकेला नहीं ले सकता है तो थोड़ी-सी हल्दी मिला लीजिए, थोड़ा-सा सेंधा नमक उसके साथ मिला सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। तो वो तुरंत टेस्ट आइडेंटिफिकेशन को बहुत वापिस तुरंत लाने में, बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में या 3 दिन में वापिस लाने में बहुत अच्छा कारगर रहता है। अकेली हल्दी, मैं कि दिन में उनको बोलता हूँ सब अपने मरीजों को कि दूध में घोल के आपने 1 चम्मच ले ली या फिर गर्म पानी के साथ में घोल के ले ली। उसके बजाय वो तो जब जाएगी, स्टमक में जाएगी, एब्सॉर्ब होगी, ब्लड में घुलेगी, उसके बाद में काम करेगी। लेकिन आप ऐसा करिए, वही चम्मच है दिन में करीबन 8 से 10 बार, 3-3, 4-4, 5-5 चुटकी भर अकेले ही ऐसी सूखी हल्दी खा लीजिए और ऐसा ही जूठा मुँह रहने दीजिए। ऊपर पानी नहीं पीना है, 10-15 मिनट तक। पानी पीना है तो आप पहले पी लीजिए। अकेली हल्दी आप चूसते रहिए, अकेला यष्टि मधु चूर्ण आप चूसते रहिए, यष्टि मधु घनवटी चूसते रहिए, वो आप लेते रहिए, तो भी ये अच्छा काम कर सकता है। लेकिन हल्दी का जो रोल है बहुत अच्छा है, क्योंकि वहीं से एंट्री जो होती है हमारी म्यूकोजल मेम्ब्रेन से होती है। म्यूकोजल मेम्ब्रेन 3 जगह पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये नेज़ल कैविटी जो होती है, हमारा बक्कल म्यूकोसा जो होता है वो, और आँख के अंदर। मुँह के अंदर, नाक के अंदर और आँख के अंदर म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, और यही मार्ग है कोरोना की एंट्री का। तो जो भी जहाँ पे भी म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, वहाँ पे एंट्री होती है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा हल्दी मुँह में रखने से, वहीं वो लेज़ोफेरेंजियल जो हमारा जो मार्ग है, वहाँ पे वो रहती है। वहाँ थोड़ा-थोड़ा वो चिपकी रहेगी, कुछ के कुछ कण वगैरह है, तो उसके हिसाब से वो रहती है और तुरंत वहीं पे रह के कोरोना के सामने वो लड़ती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। माइल्ड सिम्पटम्स की हमने बात की है। अभी तीसरी जो बात हो रही है, वो मॉडरेट सिम्पटम्स वाले हो गए। सॉरी, वो माइल्ड में एक रह गया, बुखार अगर आता है, तो बुखार में त्रिभुवन कीर्ति के अलावा गोदंती मिश्रण आता है। उसके ज़्यादा अगर ज़्यादा थोड़े से भी सिम्पटम्स आए हैं, तो हम ऐसा कोमॉर्बिडिटी ज़्यादा है, किसी को किडनी फेल या डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम है या 55 ईयर से ज़्यादा एज है, तो उनको हम बृहद कस्तूरी भैरव या दूसरी कोई भी जयमंगल रस का भी उपयोग करते हैं, त्रैलोक्य चिंतामणि का भी उपयोग करते हैं, लेकिन वो माइल्ड सिम्पटम्स में बहुत रेयर यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है सुदर्शन घनवटी भी दे सकते हैं, सुदर्शन का काढ़ा भी देते हैं, लेकिन ये इसके हिसाब से चलते हैं। जब तीसरा स्टेज का अगर कोई आता है दर्दी, कोई भी रुग्ण आता है जिसमें बहुत ज़्यादा खाँसी रहती है, 2 प्लस या 3 प्लस या कभी-कभी 4 प्लस होता है। पूरी सूँघने की क्षमता, स्वाद की क्षमता पूरी जैसे चली गई 100%, तो हम उनको मॉडरेट सिम्पटम्स में रख सकते हैं। माइल्ड में भी ऐसा होता है कि पूरी क्षमता चली जाती है, खाँसी कुछ भी नहीं रहती है। सूँघने की और स्वाद की पूरी क्षमता चली जाएगी, लेकिन खाँसी नहीं है, तो वो माइल्ड में रहेगा। खाँसी भी बहुत ज़्यादा है, सूँघने की क्षमता भी पूरी चली गई है, और करीबन 6 दिन से, 3 दिन से, 5 दिन से बुखार नहीं जा रहा है, उतर नहीं रहा है। वो 99 या 100 से नीचे नहीं गया है, तो उनको हम मॉडरेट में गिनेंगे। कंटीन्यूअस 3 या 4 दिन या 5 दिन। कभी-कभी लोग बोलते हैं कि हमने ये डोलो ले ली, पैरासिटामोल ले, सब 4 घंटे तक तो ठीक है, 101 था, 102 था, लेकिन 4 घंटे तक वो 99 या 100 रहा, उससे कम तो 100 से नीचे तो गया ही नहीं। फिर भी वो 4-4 घंटे के अंतराल में वो पैरासिटामोल वगैरह लेते रहते थे। लेकिन हमारी गोदंती भस्म उसमें बहुत कारगर देती है।
हर 4 घंटे के अंतराल में इसको हम दे सकते हैं। अगर बुखार नहीं जा रहा है, तो उनको हम दे सकते हैं। त्रिभुवन कीर्ति को भी हमने कभी-कभी 2-2 घंटे के अंतराल में दिया है, लेकिन पित्त दोष, पित्त प्रकृति, इनको ध्यान में रख के इसका यूज़ करते हैं। मॉडरेट सिम्पटम्स में ब्रेथलेसनेस, श्वासाधिक्य, श्वास कष्टता इसमें देखने को मिलती है। लंग्स का इन्वॉल्वमेंट आता है। स्क्रीनिंग में जिनको सीटी स्कैन करवाया है, उनको करीबन 6 या 8 से लेके 15 तक होता है। उनको हम मॉडरेट के अंदर रख सकते हैं। इसमें सब ये सिम्पटम्स देखने को मिलता है। ब्रेथलेसनेस वगैरह रहती है, बहुत खांसी रहती है। थोड़ा-सा भी फिजिकल एक्सर्शन, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि अपने बेड के ऊपर से चल के अगर वो टॉयलेट में जाता है, तो भी वहाँ पे उनकी साँस फूल जाती है। ऐसे सिम्पटम्स भी कभी-कभी होते हैं, तो वो मॉडरेट सिम्पटम्स में अंदर हम रखते हैं। वहाँ पे ब्रेथलेसनेस ज़्यादा है तो श्वास कुठार रस उनका हम उपयोग कर सकते हैं। उसमें मरीच की और मनोशील ये दोनों बहुत ज़्यादा मात्रा में है। वहीं पे अगेन फिर से पित्त प्राधान्य जो रहता है, उनको देख लेना चाहिए। हाँ, सब वैद्यों को ये ध्यान में रखना है कि श्वास कुठार भी उष्ण औषधि है। श्वास का चिंतामणि। तीसरी औषधि आ गई सुवर्ण वाली। सुवर्ण वसंत मालती, सुवर्ण लक्ष्मी विलास रस और श्वास का चिंतामणि। अगर ब्रेथलेसनेस ज्यादा है और उनके साथ में एसोसिएट सिम्टम्स कौन सा है, अगर ग्रहणग्न क्षमता चली गई है, तो सुवर्ण लक्ष्मी विलास और श्वास का चिंतामणि उनको कितना है, तो सवा रत्ती की एक एक गोली दिन में 2 बार। सीवियर सिम्टम से मॉडरेट सिम्टम तक चला गया है तो दिन में 3 बार भी देते हैं। मतलब ये हो गया कि कोरोना पॉजिटिव को सुवर्ण वाली औषधियां 2 गोली से लेके 6 और अति गंभीर कुछ ऐसे थे कि जिनको हमने 8-8 गोली तक भी दी है। इसीलिए जिन लोगों को डर लगता है कि रस औषधियां नहीं उपयोग करनी चाहिए, मैं इतनी इतनी छूट से उसका उपयोग करता हूँ और पूरी लाइफ में 25 साल तक एक भी, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा डेटा नहीं। अरे डेटा नहीं है ऐसा नहीं है, इनके ऊपर श्रद्धा हमारी कमी है। उनका जो रेखा पूर्णत्व, वारितरत्व वगैरह जो है भस्म और उसका जो होना चाहिए वो तो होना चाहिए, अच्छी तरीके से बना हुआ होना चाहिए, लेकिन वो शास्त्र की कमी नहीं है, वो व्यापारी की कमी है। उनके कुछ प्रोसेस कम करके रख ली, उसके बजाय कुछ हो गया, लेकिन डेथ किसी की भी नहीं होती है, किसी का भी नहीं। मैं एक फिगर देता हूँ। अमेरिका में एनएसएआईडी ग्रुप में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, इनकी साइड इफेक्ट जो होती है उनकी वजह से किडनी फेल होती है। 1,27,000, 33 करोड़ की पब्लिक में 1,27,000 लोगों की डेथ एनएसएआईडी पेन किलर ग्रुप की दवाई लेने के लिए होता है। मैं सबको बोलता हूँ, टीवी के ऊपर मेरे 500 कार्यक्रम हो चुके हैं गुजरात की 10 चैनलों में। बड़े बड़े अपने आप को स्पेशलिस्ट बोलने वाले, सुपर स्पेशलिस्ट, अपने आप को खा समझने वाले बहुत लोगों के साथ लंबी लंबी डिबेट की है, 1-1 घंटे की और आधे घंटे की। उनको भी बोला है, आपके पास एक भी रिसर्च पेपर है कि चलो इतनी रसौषधियों के लेने के बाद इनका डेथ हुआ, एक तो बोल दीजिए। एक भी रिसर्च पेपर अगर आपके पास है तो हमारे पास प्रेजेंट किए, किसी ने साइंटिफिक डेटा इकट्ठा किया है तो अपने आप अपने मुंह के ऊपर, मैं उनके मुंह के ऊपर इतना जोरों से ये तमाचा लगाता हूँ और बोलता हूँ ये डेटा बहुत सारा है मेरे पास। मैं बोलता हूँ कि आप अपने मुंह के ऊपर 1 टन का ताला लगा दीजिए इनके बाद में। पहले अब अपनी साइड इफेक्ट कितनी होती है वो देख लेने के बाद रसौषधि के बारे में बातचीत करने की हिम्मत कीजिए। मैं दूसरी 2-3 बात, साइड इफेक्ट की बात आ गई तो मैं यहाँ उल्लेख कर लेता हूँ। कैटिफ्लॉक्सासिन नाम की एक दवाई थी, कुछ 3 या 4 साल पहले उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया। वो क्यों बंद कर दी गई? अमेरिका के अंदर जो डेटा आया है उनके हिसाब से ऐसा है कि 20 से 40 साल की उम्र की वय के जो मध्य वय, युवा वय जो है, उनके ऐसे मरीजों को, हर 100 मरीज में जिनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन उसमें ज्यादा उसका उपयोग होता था, तो गेटिफ्लॉक्सासिन नाम की जो औषधि है उसका उसके ऊपर बैन लग गया है। क्यों लग गया? तो करीबन 20 से 40 वय की उम्र के जो युवा वय के जो लोग थे, जिनको ये दे गया, मोर देन 7 डेज दे दिया गया, तो उनका पैंक्रियाज में कुछ ऐसी विकृति हो गई
कि हर 100 में से 36 को डायबिटीज डेवलप हो गया, डायबिटीज इंड्यूस हो गया। ये क्या है? ये औषधियों का पाप, ये जो साइड इफेक्ट का पाप है, कौन भुगतेगा? स्टेटिन ग्रुप की दवाई है। ये सब गूगल गुरु के ऊपर ये सब डेटा है। हर 100 में से 10 लोगों को 1 साल के बाद डायबिटीज इंड्यूस होता है। तो मैं करीबन ऐसा, लोग बोलते हैं कि नहीं, ये इंडिया जो है डायबिटीज की राजधानी हो गया। ये कोई हमारी लाइफस्टाइल या वो ठीक है कारण है, लेकिन इतने ज्यादा जो डायबिटीज के मरीज देखने को मिलते हैं, ये स्टेरॉइड, कुछ एंटीबायोटिक और ऐसी बहुत सारी एलोपैथिक ड्रग है, उनकी साइड इफेक्ट की वजह से है। मैं तो आक्षेप के स्वरूप में बोलता हूँ, आक्षेप के स्वरूप में, कि इंडिया में जो भी और बाहर भी डायबिटीज के जो मरीज हैं, उसमें से बहुत सारे पेशेंट के पीछे आप हिस्ट्री लेने जाओ, पूरा जैसे खंगाल लो पिछले 5 साल 10 साल, तो ऐसे देखने को मिलेगा कोई ना कोई दवाई की साइड इफेक्ट इसमें होगी। गेटिफ्लॉक्सासिन में 20 से 40 वय की युवा वय में हर 100 में से 36 लोगों को डायबिटीज इंड्यूस हुआ। उसकी वजह से वहां प्रतिबंध हो गया। उसके बाद 3 साल तक भारत में वो चलती रही, किसी को पता नहीं है। एलोपैथी के अंधभक्ति करने वाले, सत्वहीन प्रजा सत्वहीन राजा जैसे होते हैं, सब बोलते हैं, इसके ऊपर कुछ भी कोई बोलता नहीं है, और हमारी औषधि के ऊपर सब बोलने आते हैं। तो मैं तो जब भी डिबेट होती है, मेरे को चांस मिलता है, तो मैं उनकी जिह्वा खींच लेता हूँ और बोल देता हूँ कि ये आपका आईना है, आप पहले देख लीजिए, उसके बाद में एक भी डेटा है तभी बोलना है, बाकी आगे नहीं बोलना है। स्टेटिन ग्रुप में ऐसा है, सब लोगों को अपने खून को पतला रखना है। अभी डी डाइमर जैसे कम करना है, तो सब लोग स्टेटिन ग्रुप की दवाई ले रहे हैं, इकोस्प्रिन ले रहे हैं, क्लोपिडोग्रेल, बस बहुत सारी औषधियां ले रहे हैं। लेकिन स्टेटिन ग्रुप की औषधियां 6 से 12 महीने, ये डेटा है, रिसर्च है, सब अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। 6 से 12 महीने के लिए अगर कोई स्टेटिन ग्रुप की दवाई ले लेता है, तो हर 100 में से कंफर्म है ये कि 10 लोगों को डायबिटीज इंड्यूस होगा। मान लो 1 करोड़ लोगों ने, अभी तो 30 साल 35 साल 40 साल सबको, नहीं मेरा खून पतला रखना है, ट्राइग्लिसराइड कम करना है, कोलेस्ट्रॉल कम कर देना है, उसके पीछे अंधी दौड़ लगा दी है जैसे। तो उनको क्या हो गया, हर 100 में से 10 लोगों को डायबिटीज है। तो अभी 9 करोड़ के आसपास भारत में जो मरीज है, उसमें सीधा ऐसा देख सकते हैं कि 90 लाख, 9 करोड़ का 90 लाख, वो जिन्होंने 1 साल से ज्यादा स्टेटिन ग्रुप की दवाई खाई है, मैं आक्षेप के स्वरूप में बोलता हूँ, ये एलोपैथी दवाई की साइड इफेक्ट के रूप में 90 लाख लोगों को डायबिटीज एलोपैथी दवाई की साइड इफेक्ट स्टेटिन ग्रुप की दवाई ने पैदा करके दी है। और ये इंटरनेट के ऊपर जो डेटा है, उनका एनालिसिस मेरे तरीके से करके मैंने दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी एक बात आती है, हमारी जो बातचीत चल रही थी, थर्ड स्टेज में जिनको मॉडरेट सिम्टम्स देखने को मिलता है, 102 103 तक बुखार चला जाता है, उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से नीचे जाता है, कभी कभी 84 82 85 तक पहुंच जाता है, 80 तक भी पहुंच जाता है। इतनी ज्यादा, बहुत पूरा शरीर जैसे थक जाता है, इतनी दौर्बल्य अनुभूति होती है, वो करीबन 3+ या 4+ होती है। उनके श्वास की गति जो है वो बढ़ जाती है, बहुत सारी सांस फूलती है। तो वहां पे हमारी जो मॉडरेट ग्रुप की हमने जो प्रोटोकॉल के हिसाब से दिया है, वो मॉडरेट ग्रुप की औषधियां हम देते हैं। वो भी कब देनी है, वो 2 बार देनी है, 3 बार देनी है, 4 बार देनी है, मुहुर मुहुर हमारे यहाँ लिखा है, औषधियों का जो 15 प्रकार का काल है, उनके हिसाब से देना है। तो उदान वायु की औषधियां, जब उदान वायु और प्राणवायु प्रकोपित होता है तब कब देनी है, तो उनके हिसाब से हम देते हैं। कभी कभी तो करीबन 4 बार भी देते हैं, 6 बार भी हमने औषधियां दी है घर पे रहे हुए। 84 और अरे सॉरी 86 और 88 तक बहुत सारे ऐसे मरीज थे कि वहां तक भी SpO2 जा रहा था, उसके बाद भी हमने दिया। करीबन 1 से 2 दिन के अंतराल में वो वापस नॉर्मल होके 90 से 92 तक वो आ गया है, ऐसा मेरा अनुभव है। 800 लोगों में से एक भी सिंगल डेथ नहीं हमारे पास रिकॉर्ड है। दूसरी एक बात, 32 पेशेंट ऐसे हैं कि जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया था अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल में,
कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में। अभी भी कुछ दिनों पहले मैंने पालड़ी के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी विजिट हुई थी। वहाँ डी डाइमर लेवल 8700 था, सीआरपी 325 था। उनकी मैंने विजिट की थी 16 घंटे के अंदर। हमारे ये पूरा रिकॉर्ड है वहाँ पे भी। और मेरी थोड़ी सी सात्विक दादागिरी होती है, मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में मेरी 36 विजिट हो चुकी है। 200 500 करोड़ की जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होती है, 50 100 करोड़ वाली, वहां पे भी बोलता हूँ। और वहां उनके जो पल्मोनोलॉजिस्ट, उनके जो एक्सपर्ट रहते हैं, उनको भी बोल देता हूँ कि नहीं, आपको लीगल परमिशन देनी है, आपको अटेंडिंग डॉक्टर जो भी है, ऐसे नहीं कि जो छुपते छुपाते दवाई दे दी। तुम्हारी हिस्ट्री शीट में होना चाहिए कि एक आयुर्वेद सुपर स्पेशलिस्ट आपके यहाँ विजिट करना चाहता है। पेशेंट की विलिंगनेस है, आतुर की, रुग्ण की इच्छा है कि मुझे आयुर्वेदिक दवाई लेनी है और एक सुपर स्पेशलिस्ट वैद्य को यहाँ बुलाना है और मेरे रिलेटिव की चिकित्सा करवानी है। तो सबकी जो मंजूरी होती है वो डॉक्टर की परमिशन ली जाती है और उनकी हिस्ट्री शीट में बाकायदा लीगली फॉर्म में एंट्री की जाती है कि नहीं, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू की है। और नर्सिंग स्टाफ को भी सूचित किया जाता है। पूरा हमारा जो इंस्ट्रक्शन होता है दवाई का और डाइट का, दोनों हम उनको देते हैं। बहुत सारी बात, ये डाइट के बारे में बाद में बोलूंगा, तो हमारा क्लैश होता है। वो डाइट का भी हम बोलते हैं और हमारी औषधियां देते हैं। और वहां पे करीबन हमारी विजिट होती है 36 टाइम। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में पिछले 3 सालों में मेरी विजिट हो चुकी है और ऐसे 32 पेशेंट को हमने हॉस्पिटलाइज थे और करीबन 11 दिन के अंदर उनको डिस्चार्ज करवा दिया। जिनको ऑक्सीजन लेवल, कुछ एक पेशेंट की मैं बात बोलूं तो कल या परसों 2 दिन के बाद में उनका हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है और दूसरे प्रूफ है, वो मेरी फेसबुक के पेज के ऊपर मैं रखने वाला हूँ। बहुत सारे प्रूफ है। तो लिटरली ऐसा था कि 24 घंटे 18 दिन से ऑक्सीजन चल रहा था, उसके बाद भी पिछले 7 दिनों से 84 से ऊपर SpO2 नहीं जा रहा था। अगर मास ऑक्सीजन का हटाया जाता था तो करीबन 65, 62, 68 भी हो जाता था। बहुत गंभीर परिस्थिति ऐसी थी। 18 दिन से ये चल रहा था। सिर्फ 7 दिनों के अंदर हमारी औषधियों ने, आयुर्वेदिक औषधियों ने वो डिस्चार्ज करवा दिया। दूसरी एक जो मैं बात बोलता हूँ कि डी डाइमर लेवल, एक बहुत गंभीर जो पेशेंट था, तो रुग्ण, डी डाइमर 8700 था। वो 8700 और सीआरपी 325, 325 हमारी औषधियां हमने दी। और उनके बाद उनका जो आया 16 घंटे के बाद का जो रिपोर्ट आया, डी डाइमर लेवल 2700, 8700 से 200, 2007, 700, 2700 हुआ। और सीआरपी लेवल है वो 325 से 125 हो गया। इतना भी चमत्कार जैसा हमारी आयुर्वेदिक औषधियां करती है। बहुत सारा इसमें फल मिलता है, बहुत चिकित्सा और यश की प्राप्ति भी हमें होती है। कुछ तो इतने पूरे एक एक फैमिली के 4-4 लोग थे, घर पे थे, उनका ऑक्सीजन भी इतना कम था। लिटरली उनके शब्द और उनके जो है ना, इतनी ऐसे देखने को मिलता है कि सर आपने ये कर दिया, जैसे बहुत अच्छा लगता है कि ये हम दाखिल नहीं हुए। 800 पेशेंट में से सिर्फ 6 को हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा और 32 लोग ऐसे थे जो हॉस्पिटलाइज थे, ऑक्सीजन दे रहे थे 24 घंटे। वो 3 दिन से ज्यादा भर्ती थे, वो सबको हमने ऑक्सीजन से करीबन 3 से 7 दिन के बीच में डिस्चार्ज करवा लिया और नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं। ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड में है। बहुत सारी औषधियां हैं। थर्ड स्टेज में श्वास कुठार रस 2-2 गोली 3 बार भी हम देते हैं। श्वास का चिंतामणि एक रत्ती वाली दिन में 3 बार भी देते हैं। ज्यादा, इतना ज्यादा कंजेशन है, बहुत है, और उसके साथ में बुखार भी है, 101 या 102 से है, बृहत कस्तूरी भैरव रस, इसका भी हम उपयोग करते हैं। तीसरा एक औषध है, वो स्वर्ण भस्म वाली है, त्रैलोक्य चिंतामणि रस। त्रैलोक्य चिंतामणि भी हमने बहुत सारा, लेकिन उसमें चित्रक और वगैरह उष्ण औषधियों का क्वाथ की भावना है, लेकिन बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। तो एक रत्ती की गोली आती है, उनको हम
आधी-आधी घंटे आधी-आधी रत्ती की औषधियाँ देते हैं। बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 75-78 तक है, बुखार भी है और बहुत ब्रेथलेसनेस है, तो उनको हम त्रैलोक्य चिंतामणि 3-3, श्वास का चिंतामणि भी 3 बार, ऐसी 6-6 सुगुण वाली औषधियाँ देते हैं। उनको भी हम रिकवर करवाते हैं, ये हमारे यहाँ रिकॉर्ड में है। बहुत सारे ऐसे जो हमारे पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है, उनका भी हमारे पास रिकॉर्ड है। मैं तीसरी स्टेज की मैंने बात कर ली, उसमें चूर्ण औषधि की बात रह गई है। चूर्ण औषधि में वही सितोप्लादी, तालिशादी चूर्ण, इसको हम बेस लेते हैं, पुष्कर मूल, सोमकल्प चूर्ण, यष्टिमधु चूर्ण, अतिविष होता है, कर्कट श्रृंगी होता है, उसका पाउडर जो होता है उसको भी हम यूज़ करते हैं, त्रिकटु यूज़ करते हैं। थर्ड स्टेज में ब्रेथलेसनेस होती है उसमें, और जिनको पूरी स्वाद की क्षमता चली गई है, तो चतुःषष्ठी पिप्पली हम देते हैं। करीबन 10 ग्राम है, वो 10 दिन के अंतराल में हम इनको दूसरे पाउडर के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। बहुत ज़्यादा सूखी खाँसी है, तो शुद्ध टंकण देते हैं। कंटकारी लवण भी हमारे पास है, कंटकारी लवण भी इसके साथ में उपयोग करते हैं। करीबन एक 10 दिन का हमने एक पूरा प्रोटोकॉल जो बना के रखा है, 10 दिन का एक कोर्स होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं, 2 या 3 दिन पहले बुखार आया था और रिपोर्ट करवाया और 2 दिन के बाद रिपोर्ट आया, तो 3, 4 या 5 दिन चले गए होते हैं। तो इसीलिए हमने 10 दिन का एक कोर्स है, वो डिसाइड किया हुआ है, 10 दिन का एक कोर्स देते हैं, दिन में 3 बार देते हैं। तो पाउडर चूर्ण औषधि जो हमारी है, इसके साथ में हम ये मिलाते हैं। तो सुरुंग भस्म है, उसको भी मिलाते हैं, शुद्ध टंकण भी मिलाते हैं। कभी-कभी बहुत ज़्यादा जिनको दमा की बीमारी थी या फाइब्रोसिस या पास्ट में न्यूमोनिया 1 या 2 बार हो चुका है, तो उसमें समीर पंडग रस भी होता है, मल्ल सिंदूर भी यूज़ होते हैं। मैं आँख बंद करके इनका पूर्ण श्रद्धा से आयुर्वेद की ये औषधि का प्रयोग करता हूँ, और कुछ रसौषधियाँ गोल्ड वाली मेरे यहाँ करीबन मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आज भी अगर कोई निरीक्षण करने आए तो 1.5 से 2 किलो सब ये जो सुवर्ण भस्म वाली औषधियाँ है, 1.5 से 2 किलो मेरे यहाँ स्टॉक में रहती है। ये अतिशयोक्ति नहीं करता हूँ, मेरा प्रचार भी ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ वैद्यों का आत्मबल, आत्मविश्वास, वैद्य विनीश मेरा विद्यार्थी है, 2006 से 2008 के बीच में अहमदाबाद में अखंडानंद कॉलेज में जब वो पढ़ता था विनीश, तब मेरे यहाँ आता था और हमारी तो बहुत सारी 2-2 साल तक हर रोज शाम को हमारी चर्चा होती थी। तो मैं बोलता हूँ कि ढेरों सारी सुवर्ण भस्म वाली और रसौषधियाँ झूठ से उपयोग करता हूँ, और वो उन्होंने भी देखा हुआ है। तीसरे स्टेज में समीर पन्नग भी दे सकते हैं, मल्ल सिंदूर भी दे सकते हैं, श्वास का चिंतामणि का भी उपयोग कर सकते हैं। श्वास का चिंतामणि मेरे हिसाब से हर 6 या 8 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं। 125 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं देना है। अगर त्रैलोक्य चिंतामणि देते हैं, तो सीवियर केस है तो ही त्रैलोक्य का डोज़ जो है 125 मिलीग्राम होना चाहिए। नहीं तो अगर श्वासकास है तो उसके साथ में अगर त्रैलोक्य चिंतामणि है, बहुत उग्र औषधि है, तो उनको हम करीबन आधी रति जैसे 65 60 टू 65 मिलीग्राम जो होता है, वो उनके हिसाब से हम इसको देते हैं। चूर्ण औषधि में कभी-कभी अभ्रक भस्म, शतपुटी वाली और कभी-कभी सहस्त्रपुटी वाली। आज मैं अभ्रक भस्म का पूरा जैसे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। इतनी मास्टर औषधि है, इनको इनका श्रेय जो मिलना चाहिए आज तक नहीं मिला। हमारी सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म आज मैंने 1-1 ग्राम वाली करीबन 144 का ऑर्डर दिया, और 3 ग्राम वाली है उनका भी 144 का है। करीबन 3 या 4 दिन में दूसरा ऑर्डर जाएगा। इतनी मैं यूज़ कर रहा हूँ। और वैद्य सुरेंद्र जी, मैं एक आपको बोलता हूँ कि इतना मुझे यश प्राप्ति हुई है, इतना लोग हमारे पास वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि इनका इनका हम सोच नहीं सकते हैं कि लोग कितना इससे प्रभावित होके इसका फ़ायदा ले चुके हैं। सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म में ऐसा लिखा है, ऐसा कोई भी ऑर्गन फेल्योर हमारे हमारे ऊपर आक्षेप होता है कि ऑर्गन पैथोलॉजी आपके पास नहीं है। लिवर फेल्योर, किडनी फेल्योर, लंग्स में ऐसा हुआ, फाइब्रोसिस हो गया, ये हो गया। जहाँ पे ऑर्गन फेल्योर है, तो उनके यहाँ है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म, ब्रेन एट्रोफी है, कुछ भी है, आँख बंद करके उनके साथ
कुछ भी औषधियां अगर दी जाती है, रीजनरेशन कैन पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल। हमारे यहाँ सतपाकी तेल का भी उल्लेख है। सतपाकी क्षीरबला, सतपाकी धनवंतर तेल ज्यादातर साउथ इंडिया में, केरला, तमिलनाडु, वहां की कंपनियां जो होती है बहुत यूज होती है। तो रीजनरेशन ऐसा सुश्रुत संहिता में, यहाँ पे एक बात निकली है तो मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। सुश्रुत संहिता में ऐसा लिखा है कि अगर जिस वैद्य ने 1000 बार पाक करके ये तेल को सिद्ध कर लिया, तो राजा का उसको सम्मान करना चाहिए, गद्दी पे बिठा के उनकी यात्रा निकालनी चाहिए और पूरे गांव को खिलाना पिलाना है, उत्सव है वो करना, क्योंकि उनके पास उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली है कि पूरी दुनिया में कोई भी नई उंगली अगर उगानी है, नई हड्डी बनानी है, ऐसा सुश्रुत जी लिखते हैं। कौन मानेगा इसमें, इस कालखंड में कौन मानता है? मैं इसका उपयोग इतना सारा करता हूं, लेकिन अभी तक मैंने 1000 वाली तो कभी नहीं किया, बनाने की कोशिश भी नहीं की है। तैयार जो मिलती है वो कंपनी का यूज किया है। लेकिन सतपाकी तेल जो है, उनसे बहुत सारे 5-5 एमएम तक के स्पाइनल कैनाल के अंदर जो गैपिंग हो गई है, 100% जिनको मूत्र की क्षमता नहीं है, कैथेटर के ऊपर बल जी रहे क्योंकि सेंसेशन हो नहीं रहा, ऐसे मरीजों को मेरे पास रिकॉर्ड है कि 8-8, 10-10 एमएम तक वो गई है। मतलब रीजनरेशन कैन पॉसिबल। हमारी सोच में नहीं है, हमारा आत्मबल, हमारा श्रद्धा, हमारा विश्वास, जो भी एलोपैथी बोलेगा उनके ऊपर ज्यादा है। मैं आंख बंद करके आयुर्वेद के मनुष्यों के ऊपर, ऋषि मुनियों के ऊपर, ये ग्रंथों के ऊपर साक्षात 10 बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में हूँ, भगवान धन्वंतरी को मैं चरण स्पर्श करता हूँ, बोलता हूँ मैंने मेरी लाइफ में करीबन 1600 वमन किए हैं और करीबन 3200 विरेचन किए हैं। मेरे सब मित्र लोग, करीबन गुजरात में 22,000 से ज्यादा हमारे ग्रेजुएट है, बीएमएस के लोग, बहुत सारा ज्यादा पंचकर्म जो करने वाले लोग हैं, वो भी बोलते हैं कि एक फिजिशियन, एमडी फिजिशियन को आपको हमेशा संपर्क रखना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ हो गया, ज्यादा वमन हो गया, कोई ऐसे टीबी का दर्दी था जिसने बोला नहीं था, ऐसे एपिलेप्टिक केस था और उन्होंने बोला नहीं और आपने वमन कर लिया, ऐसे मैंने भी देखे, मेरे पास भी आए। तो ऐसे थे कि वमन का वेग आ रहा है और उसी के साथ में अपस्मार का वेग भी आ रहा है, ऐसे भी टेकल है, पूरा दर्दी जैसे नीचे सो रहा है और उनके साथ में उनके वो लिखा रहा है, ऐसे भी पेशेंट मैंने टैकल किए। लेकिन आज तक एक भी एमडी मेडिसिन के पास गया नहीं, पूर्ण श्रद्धा के साथ, 100% में 0.0001% की भी अश्रद्धा नहीं। वो बोलता हूँ कि इज्जत जाएगी तो आपकी जाएगी, मेरी अगर मति कहीं डगमगा रही है तो आपका आशीर्वाद बनाए रखना। जो भी औषधियां मेरे यहाँ उपलब्ध है उनको सुझा देना और इसको संभाल लेना है। मैं किसी के पास जाने वाला नहीं, मैं 100% आत्मविश्वास के साथ आपके शरण में रहे। इसी आत्मविश्वास के साथ अभी ये कोविड के दूसरी लहर में ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ। बहुत सारा ऐसा होता है, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म की जो हम बात कर रहे थे, इतनी ज्यादा इफेक्टिव है। सहस्त्रपुटी अभ्रक का करीबन एक डोज में 10 मिलीग्राम से लेके 40 मिलीग्राम तक का हम उपयोग कर सकते हैं। शतपुटी अभ्रक भस्म अगर उपयोग करना है तो उसका हम ज्यादा थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं, करीबन 30 मिलीग्राम से लेकर 125 मिलीग्राम तक भी मैं यूज करता हूँ, सीवियरिटी कौन सी है उनके हिसाब से। और जो सादी निश्चंद्र अभ्रक भस्म आती है 7 फुट या 14 फुट कुछ कंपनियां देती है, तो उनको 250 से 500 मिलीग्राम तक हम यूज करते हैं। एसिम्प्टोमेटिक और उसमें अगर भस्म डालती है तो निश्चंद्र अभ्रक भस्म होती है वही डालते हैं। माइल्ड मॉडरेट में शतपुटी और सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म। लेकिन आज मैं सब वैद्य लोगों को बोलना चाहता हूँ, मेरा 100% अनुभव है, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म को एक्सप्लोर कीजिए। इतना आपको यश की भागीदारी, इतनी यश मिलेगा, इतना आपको मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा कि इतने सारे रुग्ण हैं जो इनसे ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे उपयोग किए हैं मैंने। बुखार अगर ज्यादा है तो 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 103 या 4 से ऊपर जा रहा है, मास्टर ड्रग जयमंगल रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, बृहद कस्तूरी भैरव हमारे यहाँ हमेशा होने चाहिए। अगर हम कोविड के और दूसरे भी
103 या 4 से ऊपर बुखार जा रहा है, ऐसे मरीज को हम ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन पेशेंट की विलिंगनेस चाहिए ही चाहिए। उनकी श्रद्धा का लेवल उनको बढ़ाना है कि अगर आप ट्रीट करते हैं तो पैरासिटामोल 3-3 दिन तक दे रहे हैं, फिर भी डाउन नहीं हो रहा है, तो फिर हमारी औषधियाँ लेने में क्या दिक्कत है आपको? और वही डॉक्टर के साथ उनके साथ बातचीत करते हैं। बहुत सारे पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट फिजिशियन के साथ हमारी बातचीत भी होती है। और जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ ना, तब विनीश जी ने बोला 160 एमडी डॉक्टर की चिकित्सा की है। मैं यहाँ डंके की चोट के ऊपर बोलता हूँ कि 160 एलोपैथी एमडी डॉक्टर है। एलोपैथी के एमडी है। मेरे यहाँ हर हफ्ते में 2 से 4 या 5 एलोपैथी के एमडी डॉक्टर ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। वो एमबीबीएस की बात नहीं करता, उसके ऊपर एमडी, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, आईएम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गुजरात चैप्टर फॉर्मर चेयरमैन मेरे यहाँ बार-बार आ चुके हैं, फोटोग्राफ भी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे 27 गायनेक मेरे यहाँ पेशेंट है, 4 डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, 15 के आसपास पैथोलॉजिस्ट, 12 रेडियोलॉजिस्ट, ये सब मेरे यहाँ एज ए मरीज, क्योंकि किसी को क्लस्टर या क्लासिकल माइग्रेन है, किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, 3+ 4+ यूरिन में प्रोटीन जाता है, ऐसे एक्सपर्ट लोगों की ट्रीटमेंट करता हूँ। तो वो भी होता है। ये सब मैं ऐसा सोचता हूँ कि ईश्वर ने मुझे सबसे ज्यादा जो दिया है, शायद थियोरेटिकल ज्ञान में मैं कम हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान और श्रद्धा, आयुर्वेद में इतनी अंधश्रद्धा है कि मैं प्लेन में जा रहा हूँ, अगर उसमें आग लग गई है तो मुझे आयुर्वेद नाम का एक पैराशूट दिया जाता है। तो वो बोले, कुछ लोगों को शंका रहती है, मैं आंख बंद करके 1 मिनट के लिए, सेकंड के 100वें भाग के लिए सोचूंगा नहीं। आयुर्वेद ने बोल दिया है तो मैं कर लूंगा। पैराशूट मुंह के आंख बंद के कूद जाऊंगा, क्योंकि आयुर्वेद ने बोला है, ग्रंथों में बोला है, ऋषि मुनियों बोला है, तो होगा होगा होगा। ऐसे आंख बंद करके चला जाता हूँ, और ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल केसेस को मैंने टैकल किया है। राजेश जी, हाँ बीच में बोलिए। क्षमा चाहूंगा, बार बार चूंकि आज चैट बॉक्स हमने डिसेबल किया हुआ है, तो मेरे हाँ, पास एक ही विषय के बहुत सारे सवाल आ गए, तो मुझे लगा कि मैं बीच में आपको क्षमा याचना के साथ अच्छा में अच्छा, पूछ हाँ लेता हाँ हाँ, हूँ। अभी बोलिए। आपने प्रसंग किया था कि एक रोगी को जिसका डी डाइमर 8700 के आसपास और सीआरपी 325 के आसपास बताया हाँ, था, हम्म, तो ये करीब करीब 10 लोगों के मैसेजेस आए हैं हाँ कि हाँ, ऐसे पेशेंट का वैद्य जी का क्या प्रोटोकॉल था, अगर वो बता जरूर पाए। जरूर, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी मैं इसके ऊपर जाने वाला ही था, और हमारा, मेरे पास अब घड़ी दिख नहीं रही है, और मैं मेरे रूम में हूँ। तो मतलब कितना समय, 1 घंटा हो चुका है? हाँ, बस होने ही वाला है, कोई बात नहीं, आप ठीक है ठीक चलिए। है, समय है ना हमारे पास? जी जी। ओके। हाँ, तो मैं ऐसा बोल रहा था कि जो फोर्थ स्टेज आए, उसके बाद में तुरंत ये आपका क्वेश्चन जो आपने पूछा है उसका मैं ले लेता हूँ। ठीक। फोर्थ स्टेज में ऐसे होते हैं कि जो हॉस्पिटल में एलोपैथी की कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से चलने वाली हॉस्पिटल में दाखिल हैं, उनको भी हमने किए हैं ट्रीटमेंट। उसमें से करीबन 32 लोगों को डिस्चार्ज करवा लिए। करीबन 80 से ज्यादा ऐसे पेशेंट हैं कि जो हॉस्पिटलाइज थे, और ऑक्सीजन या वेंटिलेटर, ऐसे उनके ऊपर, सपोर्ट के ऊपर जी रहे थे, ऐसे 32 लोगों को हमने, एक पेशेंट तो ऐसा था कि 18 दिन तक था, तो उनको भी डिस्चार्ज करवाया। अभी जो बात हो रही है कि कोविड प्रोटोकॉल में जो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आते हैं, एक डी डाइमर आता है, एक फेरिटीन आता है, एलडीएच आता है, सीआरपी आता है, और सीबीसी हम जो रूटीन करते हैं, वो इनके हिसाब से ये सब मैनेजमेंट होता है। तो पहले जो बात करते हैं सीआरपी का, तो बहुत ज्यादा हमें पता होता है, क्योंकि हमने पहले भी आयुर्वेद के पास ऑटो इम्यून डिसीज बहुत सारे आते हैं, जैसे रूमेटिज्म वगैरह होते हैं, कहीं ना कहीं शोथ होता है, तो सीआरपी रोज रेज होता है, वो हमने बहुत सारे देखे हैं। तो करीबन मैंने तो इतने भी देखे हैं कि रूमेटिज्म वाले को 200 200 300 300 वाले बहुत सारे पेशेंट है कि पूरी हड्डियां जैसे सिकुड़ गई है हाथों की, तो उसमें सीआरपी ज्यादा देखने को मिलता है। तो सीआरपी का एक मैनेजमेंट कैसे करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा एक आता है डी डाइमर, तो उसको हम कैसे सोचेंगे, उसको अगर ज्यादा हो गया है तो इसको कैसे कम करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फेरिटिन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है तो वहां पे कैसे सोच रखनी। मैं सच्चा हूँ या मैं सोचता हूँ वही सही है, ऐसा मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन मेरी ज्ञान की परिधि में
मेरी समझ में जो आया है, वो उनके हिसाब से मैंने जो दवाई की है, वो मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने जो डी डाइमर का बोला, तो डी डाइमर की बात करता हूँ। डी डाइमर क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो ब्लड में रिलीज़ होता है। वो कैसे होता है कि जैसे ब्लड क्लॉट हो गया, तो ब्लड क्लॉट होता है या नेचुरल तरीके से भी होता है, किसी को लग गया, चलो कोई अकस्मात हो गया या कहीं हाथ के ऊपर कहीं पैर खून निकलने लगता है, तो बॉडी का एक स्वभाव होता है कि उनको रोक देता है, जिसको हम रक्त स्कंदन बोलते हैं, बराबर? और उसके बाद में पैरेलली दूसरी भी प्रोसीजर होती है। अगर स्कंदन के बाद जो गठान हुई वो रक्त है, उनको तोड़ने की भी दूसरी प्रोसीजर बॉडी पहले से ही पैरेलल चला देती है। दोनों पैरेलल चलती है। रक्त को गठान करने की और गठान को पिघलाने की, वो दोनों की प्रोसीजर पैरेलल चलती है। इसको फिब्रिनोलाइसिस और डिफिब्रिनोलाइसिस जो बोलते हैं, कि जैसे ये हो गया, कोई साइड इफेक्ट औषधि की वजह से, एलोपैथी औषध की वजह से हुआ, इसकी वजह से कोरोना के अंदर बहुत सारे मरीजों को ब्लड क्लॉटिंग क्लॉटिंग की समस्या ऐसे मिलती है। इसको जो हमें पता चलता है कि क्या है, तो डी डाइमर लेवल से पता चलता है। डी डाइमर क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, जहाँ पे गठान हो गई, जैसे स्कंदित रक्त हो गया, उसके उसको पिघलाते समय, उस सेल को तोड़ते समय अंदर से जो प्रोटीन निकलता है, उसको डी डाइमर लेवल बोलते हैं। यहाँ पे क्या आता है, ये पित्त और रक्त का इसमें बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट आएगा मेरे हिसाब से। तो मैंने जो सोचा है और हम जो दवाई देते हैं, उनमें रक्त चंदन, अनंत मूल, श्वेत चंदन और दारू हल्दी, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे हम यूज करते हैं। डी डाइमर लेवल ज्यादा हाई है, तो बहुत सारा मेरी जो ज्ञान की परिधि में आया है, और जितना मैं एश्योरेंस के साथ में बोल सकता हूँ कि आपको 3000, 4000, 2000 डी डाइमर है, तो हम 5 दिन या 7 दिन या 3 दिन इनके अंतराल में ज्यादातर 80 से 90% लोगों को इनको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि उसका रोल हमारे पास ऐसी है, औषधियां हैं कि इसको हम यूज कर सकते हैं। हल्दी में एक आती है आम्र हल्दी। आम्र हल्दी जो होती है ना, उसका एक गुण है, हल्दी का सबका गुण है, लेकिन आम्र हल्दी में सबसे ज्यादा गुण है कि आम्र हल्दी का पाउडर भी इसमें हम यूज करते हैं। आम्र हल्दी जो होती है ना, हमारा यहाँ परंपरा में चलता था कि किसी को जैसे मार लग गई, वहां पे अंदर, बाहर दिखता नहीं है, लेकिन अंदर ब्लड क्लॉट हो गया है, तो उसके ऊपर उसका लेप किया जाता था। और उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो स्कंदित रक्त है, क्लॉटेड ब्लड है, उसको पिघला देती है। तो उसके हिसाब से वो नॉर्मल तरीके से और कोई भी साइड इफेक्ट के बिना, इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, लेकिन मेरी सोच में जो आया है, तो इनके हिसाब से दारू हरिद्रा, अनंत मूल, रक्त चंदन, और अगर चाहिए तो शुद्ध गैरिक भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, पित्त प्रधानता ज्यादा होती है तो इनके हिसाब से। अ, हाँ, वो औषधियाँ एज़ ए पाउडर फॉर्म, हमारे यहाँ क्या एक होता है कि हम पाउडर फॉर्म जब देते हैं ना, तो 2 या 3 या 4 काष्ठौषधि देते हैं, 1 या 2 रस रसायन, कोई दूसरी हमारी मिनरल ड्रग जो होती है, तो वो भी हम देते हैं। इनके अंदर मेरे हिसाब से अकिक पिष्टि, मुक्ता सुक्ति पिष्टि, मुक्ता पिष्टि सबसे बढ़िया रोल है इसमें। तो मान लो एक पेशेंट आया और हमारे सम्माननीय वैद्य जो सुरेंद्र जी है, उन्होंने बोला कि 10 लोगों ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि जो स्कंदित रक्त है उनको पिघलाना है। तो जो उनको पिघलाना है, तो मैं क्या करूँगा, 10 दिन का हम दवाई दे रहे हैं, जिनका मान लो 3700, अभी 2 दिन पहले आया था, एक डी डाइमर लेवल 3700 था, कोविड नेगेटिव हो गया। तो मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन था वो मैं बोल रहा हूँ। तो हम रक्त चंदन 20 ग्राम डालेंगे, अनंत मूल 20 ग्राम डालेंगे, दारू हल्दी 20 ग्राम डालेंगे। उसके अंदर मुक्ता पिष्टि 1 ग्राम वाली 2 डालेंगे, मुक्ता सुक्ति भस्म वो 10 ग्राम डालेंगे। गुड़ुचि सत्व है, प्योर होना चाहिए वो, अकेला नहीं कि वो 200, 400, 600 में मिलता है, वो नहीं, अकेला शुद्ध गुड़ुचि सत्व वो है, तो करीबन वो 10 ग्राम डालेंगे। जरूरत रही तो कभी-कभी अकीक पिष्टि भी इसमें डालते हैं। तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसको आप दीजिए, डी डाइमर लेवल
विद इन 3 टू 7 डेज अवश्य डाउन आएगा। ये मेरी सोच है। बहुत सारे पेशेंट का मैंने रिजल्ट देखा है, तो डी डाइमर लेवल का ये मेरा जो स्पष्टीकरण और मेरा जवाब है। अगर दूसरे जो भी क्वेश्चन है, उनको अगर पूछना है, तो अभी पूछ सकते हैं। जी, धन्यवाद वैद्य जी। 1-2 ही क्वेश्चन हैं जो मेरे पास बराबर आ रहे थे। उसमें एक में लिखा है, हालाँकि उसका आपने जवाब थोड़ा दिया है। वर्तमान जो लहर चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा है, वो है एचआरसीटी स्कोर। हाँ, तो क्या आप उसका भी कुछ निर्धारण करते हैं जब रोगी को देखते हैं, क्या उसका एचआरसीटी कराते हैं अथवा नहीं कराते हैं? और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि अगर उसमें फाइब्रोटिक चेंजेस हैं, हुँ। तो क्या ये जो प्रोटोकॉल आपने बताए हैं माइल्ड, मॉडरेट वाले, क्या उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं फाइब्रोटिक चेंजेस या एचआरसीटी स्कोर देखने के बाद? ज़रूर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ, अभी तो करीबन देखिए कि 4th स्टेज में ज़्यादातर लोगों को न्यूमोनाइटिस होता है जब, तो बहुत सारे लंग्स का इन्वॉल्वमेंट 30-40% से लेके 80% तक हो जाता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस के मेरे पास करीबन मैंने 40 से ज़्यादा केसेस कोविड के पहले, जब कोविड की पहली लहर आई थी उसके पहले 40-45 से ज़्यादा 40-45 के आसपास होंगे कि जिनको पल्मोनरी फाइब्रोसिस मोर देन 60% था, मोर देन 70% था। ऐसे मरीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो मैंने ट्रीट किए हुए हैं। ऐसा है कि एक ही मरीज की मैं बात करूँ, 78 की एज से 84 की एज हुई, 6 साल के लिए उन्होंने ऑक्सीजन, क्योंकि 90 टू 92% लंग्स फेल्यूर था, पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से। करीबन 35 साल तक उन्होंने सब ये पंप वगैरह लिए थे, वो सब था। उनको 24 घंटे 10 5 मिनट 1 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन हटा नहीं सकते थे, बराबर? वो अपनी बेड के ऊपर से चल के टॉयलेट जाते थे, थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेशर भी कर दिया ना, तो भी ऑक्सीजन का वो रेगुलेटर बढ़ा देना पड़ता था। ऐसी कंडीशन थी। उनको करीबन 3 महीने के बाद ऐसा क्या है कि 90 मोर देन 90 और 92% लंग्स फेल्योर इसको बोल सकते हैं, बहुत दावे के साथ मैं बोलता हूँ। उनको ट्रीट करके धीरे-धीरे करके 3 महीने के बाद इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, 2 से 3 महीने के बाद, जो क्रोनिक होते हैं। तो करीबन हर महीने 2-2 घंटे या 15 दिन में या 1 महीने में 2-2, 3-3 घंटे का ऑक्सीजन हम निकालते रहते थे और उनके बिना पेशेंट जीने का शुरू कर देते थे। तो ऐसा देखने को मिलता है कि पूरा पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुआ है, उनको हम रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो ऐसा है कि सुश्रुत संहिता में, सुरेंद्र जी, मैंने जी, एक कहीं पे पढ़ा था कि कुष्ठ चैप्टर में, ये सॉरी रसायन अध्याय में, ऐसा है कि जिनको विडंगादि रसायन करके शायद नाम है, वहां पे मैंने एक बार ऐसा पढ़ा, क्योंकि मेरी सोच ऐसी क्यों बनती है कि मैं तो अंधभक्त हूँ, जैसे पूरा अंधभक्त। कोई भी 1,000 करोड़ का कोई एलोपैथी का रिसर्च करके 100 साइंटिस्ट आ जाए और मुझे मेरे ब्रेन वॉश करने के लिए आ जाए, तो मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, डस्टबिन में डाल दूंगा। और मेरे अगर चरक जी ने बोल दिया, मेरे सुश्रुत जी ने बोल दिया, तो आंख बंद करके मैं टूट पड़ू, हाँ ये देना ही देना है। वहां पे विडंगादि रसायन में क्या लिखा है कि पूर्ण पंचकर्म से शुद्धि करके अगर कोई कुष्ठ का रोगी है जिनकी पूरी उंगलियां जैसे निकल जाती है, लेप्रेसी में जैसे होता है, देखने को मिलता है कि पूरी उंगलियां हड्डियों के साथ में गल गई है, उनको अगर एकदम जैसे वो श्रेष्ठतम वैद्य है, उनको अगर देता है, तो कुछ समय के बाद में नई उंगलियां बनती है, उसमें हड्डियां बनती है, वहां कौन कैपिलरी बनाने गया था है? ये हमारी सोच है कि हम आयुर्वेद को इतना सिकुड़ के रख देते हैं, ये मेरी सोच है। लेकिन मैं इसके ऊपर हो गया तो इसका मतलब तो ये है कि वो डैम श्योर है, नई उंगली अगर बना सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि चिपकली जो होती है ना, उसकी पूंछ टूट जाती है ना, तो वो फिर से बन जाती है। 2-2 बार उसको काट लीजिए, आप घर में है तो अभी ट्राई कर लीजिए। तो चिपकली होती है उसको तो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन ऐसी हमारे पास औषधियाँ हैं, शास्त्रों में लिखी है कि अगर उंगली गल गई है कुष्ठ रोग की वजह से, तो उनको नई उंगली बना दे, ऐसा विडंगाती रसायन। कितना कॉन्फिडेंस है, 1 टन का वजन करके हमारे शास्त्रकारों ने बोल दिया, तो हमें क्यों दूसरी कोई भी जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं कि फाइब्रोसिस हो गया, तो वो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच तो 50 100 150 साल पुरानी है, हम तो 2800 3000 साल से बैठे हैं।
यही काम कर रहे हैं, हमारे पुरखों ने भी यही काम किया है। मेरी सोच ये है, फाइब्रोसिस के अंदर सहस्त्रपुटी अभ्रक का सबसे बढ़िया रोल है। दूसरा रोल आता है, कभी-कभी स्वर्ण भंग भी उपयोग करता हूँ। तीसरा है रस सिंदूर। रस सिंदूर बहुत बढ़िया है, इसका उपयोग हमें करना चाहिए। और इसी के साथ में पाउडर औषधि हम जब बनाते हैं तो करीबन 5 से 6 प्रकार की औषधि मैं दूँगा। मान लो ये अभी है कंडीशन ऐसी, तो उसके अंदर सोच बनाते हैं कि चलो ये लंग्स का इन्वॉल्वमेंट इतना हुआ है, तो इनके हिसाब से हम इसका जो सहस्त्रपुटी अभ्रक है, रस सिंदूर है, समीर पंडग रस भी है, श्वास का चिंतामणि है, उसका उपयोग कर लेते हैं। बृहत कस्तूरी भैरव रस का भी उपयोग करते हैं। दूसरा एक होता है कि कभी प्राणवाह स्रोतस में हृदय का और फुफ्फुस दोनों का इन्वॉल्वमेंट आता है। तो कभी-कभी हृदय रोग के भी रुग्ण होते हैं, तो उनमें नागार्जुनाब्र रस ऐसी कंडीशन, क्योंकि नागार्जुनाब्र रस जो है ना वो मेरा चॉइस ऑफ ड्रग है। बहुत अच्छा हार्ट का पंपिंग बढ़ाने वाला औषध है। मेरे तो कन्फर्म है ये। 100% मैं बोलता हूँ कि कोई आएगा मेरे पास कि 25% है, तो लेकिन मेरे पास है कि मैं खुद मेरी कंपनी में बनाता हूँ तो 1000 पुटी वाली है। उनकी अर्जुन क्वाथ की जो भावना देनी है, शास्त्रों के हिसाब से वो बनाया हुआ है, उनको हमें देना है। तो नागार्जुनाब्र रस वो भी ऐसी फाइब्रोसिस की कंडीशन में बहुत अच्छा है। अगर हृदय का इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ में, तो चॉइस ऑफ ड्रग बन जाएगा, बराबर। और दूसरा, अभ्यंग भी इसमें करवाना चाहिए। सुश्रुत संहिता में एक जगह पे ऐसा लिखा है कि इतनी सूखी खांसी आ रही है और जैसे सांस फूल रही है, तो पंचगुण तेल या फिर लवण और कर्पूर सिद्ध उष्ण स्नेह, जैसे कुछ भी नहीं है हमारे पास पंचगुण तेल होता है, तो छाती के ऊपर और पीठ के ऊपर मालिश करवाइए, गले के ऊपर मालिश करवाइए, दिन में 3 बार करवाइए। कुछ भी नहीं है तो घर के अंदर तिल का तेल, सरसों का तेल पड़ा रहता है। करीबन 50 एमएल तिल का तेल ले लिया, 100 एमएल ले लिया, तो 4 से 5 या 6 गोटी कपूर के अंदर चूरा करके डाल दीजिए। आधी से पौनी से 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए। उसको तेल को गरम करके पिघला के उसको अच्छी तरह से उसको तैयार कर लीजिए। वही तेल छाती के ऊपर, पीठ के ऊपर मालिश करो। जो कंजेशन है, फाइब्रोसिस क्यों हुआ? पत्थर के जैसे हो गए, लेकिन वो दोष कैल्सिफाइड हुआ है, तो दोष क्षारीभूत हो गया है। उसको ये स्नेह जाएगा, स्नेह उसके साथ में मिल जाएगा, उसके बाद में सिकाई करनी है। तो सिकाई करके अंदर जो दीवार के साथ चिपका हुआ है और उसको पत्थर जैसा कठिन बना दिया है, तो कभी भी शिला के ऊपर ऊपर से पानी गिरता है तो पत्थर को पूरा अंदर से अंदर कुछ सालों तक गिरता रहता है ना, तो पत्थर को आर पार वो होल बना देता है। इसमें ताकत रहती है। सुश्रुत संहिता में ऐसा लिखा है कि जैसे ठंडे प्रदेश में पर्वत के ऊपर और उसके जैसे जो ग्लेशियर जिसको हम बोलते हैं, ऐसा हुआ है। तो जैसे सूरज की गर्मी से पिघलते हैं ना, तो अंदर रहा हुआ एकदम कठिन और हीट हो गया, लीन कफ जो हो गया है, तो उनको ये लवण और कपूर वाला जो स्नेह है उससे अभ्यंग किया जाए गर्म उष्ण करके, और उसके बाद में अगर सिकाई कर दिया, तो जैसे वो सूरज उसको पिघला देता है, वो कफ के संचय को, वो ये तेल जो होता है उसको पिघला देता है। तो 3-3 बार इसको अभ्यंग और स्वेदन भी करना चाहिए। हमारी मास्टर औषधियां भी देनी चाहिए, वो पिघल जाता है। रही बात एक सीटी स्कैन की हो गई, एचआरसीटी जिसको बोलते हैं, थोरेक्स एचआरसीटी, 25 का स्कोर आता है। राइट लोब में 3 और लेफ्ट लोब में हर एक का 5-5 मार्किंग किया गया है उनके हिसाब से, कि चलो इतना है तो एक मार्किंग है तो 25% से कम है तो इतना है, नहीं है तो 0 आएगा। 25 से 50 तक मतलब 49 तक होता है, तो इनके हिसाब से 2 दिया जाता है। ग्रेटर देन 75 होता है तो 5 होता है। तो इनके हिसाब से सिटी स्कोर निकलता है कौन सी जगह पे ये इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। राइट लोब में 3 जो राइट लंग में जो 3 लोब होते हैं, वहां पे ज्यादा मालिश कहाँ पे करना है वो भी हम करते हैं। दूसरी एक बात, हम लेप भी करवाते हैं। 12 से 15 से ज्यादा अगर सिटी सीवियरिटी स्कोर आता है, तो हर एक में करीबन ऐसा ही समझ लीजिए 10 से 12 से ज्यादा है तो लेप आता है। उसमें पुष्कर मूल और श्रुंग और शुंठी
उसके साथ में पुष्कर नागर मूल। पुष्कर मूल, सुनुई, पुष्कर मूल, सुरुंग सुरुंग भस्म। हाँ, श्रृंग। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, ये मुझे कहाँ से विचार आया मेरे कि जो पार्श्वशूल होता है, रूरल फ्यूजन जिसको हम बोलते हैं, वहां पे तो इसका लेप करने के लिए शास्त्रों में इसका उदाहरण मिलता है। वहां पे भी कभी-कभी शुद्ध स्फटिका और शुद्ध टंकण भी कभी-कभी डालते हैं लेप योग में, तो हो जाता है। तो पुष्कर मूल, शुद्ध स्फटिका, शुद्ध टंकण, पुष्कर मूल, काष्ठौषधि को ज्यादा लेना है और सब मिला के हमारी जो दूसरी हर्बो मिनरल जो भी वगैरह है, सुरंग भस्म मान लो 100 ग्राम पुष्कर मूल ले लिया तो सुरंग 10 ग्राम डाल दी। 100 ग्राम पुष्कर मूल है और वात प्राधान्य आम अवस्था ज्यादा दिख रही है तो शुंठी होगी। साथ में बुखार भी है और बुखार नहीं जा रहा है तो नागरमोथ जो है हमारे सड़न पानी में है और ज्वराधिकार में, तृष्णा निग्रहण में और ये सब में बहुत अच्छा रोल है इसका। कफ और पित्त दोनों का संबंध बहुत अच्छा करता है, तो नागरमोथ भी उसके अंदर लेप में हम मिला के देते हैं। तो ये पूरा जो लेप होता है वहां लंग्स के ऊपर कौन से भाग में है, वो लंग्स के ऊपर हिसाब करके उनको बोल देते हैं कि यहाँ पे आपको ये लेप करना है, आधे घंटे में रखना है और आधे घंटे के बाद इसको निकाल देना है। गर्म पानी के साथ इसका उष्णोदक के साथ लेप करना है। कभी कभी शहद भी, अकेला शहद होता है तो उसके साथ भी हम लेप करवाते हैं, ऐसा होता है। जी, जी। इंटरनल मेडिसिन अभ्यंग हुआ, लेप योग हो गया और हमारी सहस्त्रपुटी अभ्रक, अगेन मैं बोलता हूँ, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। सब वैद्य लोगों से मेरा सूचन है, एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि एलोपैथी वाले, डब्ल्यूएचओ बोलता है, आईसीएमआर बोलता है कि रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं। वैक्सीन का अभी पता नहीं कि कितना परसेंटेज उसकी एफिकेसी, अभी कुछ डेटा आ रहा है, लेकिन जब दिसंबर में उसकी शुरुआत की गई तब कोई भी डेटा नहीं था, इमरजेंसी में सब परमिशन दे गई। फेबिफ्लू, फेबिपिराविर जो दे रहे हैं, कोई डेटा नहीं है। हमको लोग बोलते हैं कि आपका साइंस रिसर्च बेस्ड नहीं है, ये नहीं है, तो तुम क्यों दे रहे हो? हमारे पास रिसर्च नहीं है। रेमडेसिविर इबोला में इसको इसमें दे जाती थी, फिर भी हम तो 80,000 से 1 लाख करोड़ तक का बिजनेस करते हैं। जिनके पास, हमको जो बोलते हैं कि आपके पास डेटा नहीं है, तो आपके पास कहां डेटा है? क्यों यूज किया इसको? तुम्हारे प्रोटोकॉल के हिसाब से इसको यूज नहीं करना चाहिए, फिर भी आप दे रहे हैं। तो आप जिस तरीके से दे रहे हैं, ऐसे आयुर्वेदिक औषधियां देने में आपको दिक्कत क्या है? कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट की बात करूं, रेमडेसिविर ऑन पेपर है, 7,000 मरीजों का डेटा है और एनसीबीआई की वेबसाइट के ऊपर है, 51% को साइड इफेक्ट करती है। रेमडेसिविर जिनको दिया जाता है, स्टेरॉइड जिनको दिया जाता है, 100% उनको साइड इफेक्ट होती है, होती है, होती है। डायबिटीज इंड्यूस होगा। दोनों साथ में अगर जाता है, 20 मिलीग्राम से ज्यादा प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन का थोड़ा डोज कम होता है, लेकिन प्रेडनिसोलोन जो होता है, अगर वो 20 मिलीग्राम से ज्यादा 5 या 7 दिन से ज्यादा दिया जाता है और उसके साथ में रेमडेसिविर भी होता है, तो उनका शुगर टेस्ट अवश्य करवाइए। और उनका बोलिए कि नहीं, ये पाप जो है शुगर पैदा हुआ, वो पाप है, वो एलोपैथी दवाई का है, बंद कीजिए इसको। मैं तो हर एक पेशेंट को, हर रोज के मेरे साथ 10 पेशेंट के साथ चर्चा चर्ची हो जाती है और उग्रता हो जाती है, दिन में 10 बार होती है। और उनके जो रिलेटिव होते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है। लेकिन मैं अपनी सोच, मेरा अपना पक्ष, मेरा आयुर्वेद की श्रद्धा की जो बात है, मेरी जो ज्ञान है, उसको मैं बोलता रहता हूँ कि नहीं, यही सत्य है। वैद्य जी, मेरे हाँ, पास 2 प्रश्न और हैं, और उसके बाद में विनीश जी के पास कुछ प्रश्न होंगे। हाँ, एक अभी प्रश्न आया है कि फेरिटिन लेवल पर क्या प्रोटोकॉल लाना चाहिए अगर फेरिटिन लेवल ऊपर-नीचे हो रहा है तो? ओके, जरूर जरूर। फेरिटिन जो है, वो भी एक प्रोटीन है। वो ब्लड का प्रोटीन है। वो आयन को स्टोर करता है। वो स्टोर, उसमें आयन उसमें स्टोर होता है। उसका लेवल जो होता है डी डाइमर का, तो हमने देखा कि वो 500 तक नॉर्मल रहता है। उसके ज्यादा है तो ही उसकी चिकित्सा करनी है, नहीं तो इसको ज्यादा जो डी तो डाइमर वाली औषधियां थे वो हमने यूज नहीं की है। फेरिटिन जो है वो 300 तक हो सकता है, लेकिन उसमें फेरिटिन में है कि मेल या फीमेल पेशेंट दोनों को देखना चाहिए। अगर मेल पेशेंट है तो कभी कभी अलग अलग मत मतांतर है, 250 या 300 मेल पेशेंट। कोई 250 नॉर्मल बोलता है,
कुछ वेबसाइट या कुछ साइंस जर्नल ऐसा है कि 300 लिखती है। तो मान लो मिला के ऐसा बोल सकते हैं कि 250 से 300 तक इसको नॉर्मल गिना जा सकता है अगर पुरुष दर्दी है तो। स्त्री दर्दी है तो 120 से लेके 180 तक के कुछ हमें मिलते हैं। तो करीबन ऐसा होता है कि 150 को हमने कट ऑफ रेंज गिनते हैं हम 150 के 180 तक। ये हाँ, उसके ऊपर अगर ज़्यादा है तो उसके ऊपर फ़ोकस करना है और उसको ट्रीट करने की कोशिश करनी है। इसको बेसिक कट ऑफ रेंज जिसको बोलते हैं, इसको हमने डिसाइड किया हुआ है। फीमेल अगर स्त्री रुग्ण है तो। उसका जो होता है 300 नैनोग्राम पर मिलीलीटर जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया। अगर 40 साल की ऊपर वाली कोई फीमेल है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसको फिर से ज़्यादा लेना है कि 250 से ज़्यादा है, 40-45 साल के अपर एज वाली कोई स्त्री है, तो इनको हम 250 से ऊपर जाएगा तो फेरेटिन लेवल को ध्यान में रख के ट्रीटमेंट देंगे, नहीं तो नॉर्मल हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो चलता है, वो हमारी औषधियाँ देते रहें। लो फेरेटिन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आयरन स्टोरेज आपके अंदर कम हो गया है, कोई भी कारण हो गया। आरबीसी हिमोलाइज हो गया, हीमोग्लोबिन में से वो आयरन निकल गया, तो कुछ भी है। इतना भी देखा है कि फेरेटिन लेवल 20 या 30 या 15 तक जाता हुआ भी देखा है। इतनी थकान है जैसे वो आँख भी नहीं खुलता है। इतनी इतनी तकलीफ होती है, इतनी थकान होती है, वो प्रोटीन है कुछ और वही आयरन को स्टोर करता है। ज़्यादा हमारा आयरन रिजर्व जो होता है उसके साथ स्टोर रहता है। तो हमें ये देखना है कि अगर 40 या उसके 30 से नीचे जाता है तो उनको थकान महसूस होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे होती है। अगर वो क्रिटिकल स्टेज के ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पे हमें पूर्णमाक्षी भस्म, लौह भस्म, लेकिन कांत लौह भस्म उसमें यूज़ करना बहुत अच्छा है। मंडूर भस्म उसमें यूज़ करना बहुत अच्छा है। काशिश भी दी जा सकती है तुरंत। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, काशिश भस्म तुरंत रक्त को रंग देती, तुरंत देती। कोई भी हमारी लौह, मंडूर, कांत लौह, वो उसका थोड़ा समय चाहिए। लेकिन 3 दिन में अगर आपको 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ाना है ना, तो काशिश से बढ़िया कोई नहीं, 3 से 7 दिन। लेकिन वो ज़्यादा समय टिकेगा। उसके साथ में कुछ हमारी जो दूसरी औषधियाँ, काष्ठौषधियाँ हैं, भृंगराज या एलोवेरा या दूसरी कालमेघ वगैरह जो होती है, उसके साथ में देनी चाहिए। लेकिन काशिश में दूसरी बात ये है कि इसको हम कभी भी पाउडर में बना के नहीं देते। सुरेंद्र जी, बहुत मैं यहाँ एक रेफरेंस देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में कैप्सूल का रेफरेंस जो है, मुझे जो मैं समझा उसके हिसाब से कि कैप्सूल का उल्लेख भी देखने को मिलता है। मैं यहाँ पेशेंटों को बोलता हूँ, मेरे यहाँ मरीजों में, और कभी-कभी लेक्चर में भी ऐसे बोलता हूँ कि काशिश भस्म में ऐसा है कि जो तुरंत रक्त को रंग देता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है, फेरिटिन लेवल को तुरंत बढ़ा देता है। क्योंकि आयरन तुरंत उसके साथ स्टोर होता है और तुरंत वो बढ़ने लगता है। काशिश को अगर पाउडर में घोल के दिया जाए, तो 2 या 3 या 4 डोज़ जाएगा ना, तो 2 दिन के बाद फिर रुग्ण का फ़ोन आएगा आपको कि मेरे दाँत काले हो गए। तो उसको कभी भी नहीं दिया जाता है। शास्त्रकारों को ये पता था। दूसरे लोह मंडूर में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम पाउडर में नहीं मिलाते हैं, उनको बोलते हैं कि आटा जो है ना, उसको गूँध के लीजिए। शास्त्रों में यही लिखा है कि हम जो रोटी चपाटी बनाते हैं उसको आटा गूँध लिया जैसे, तो थोड़ा-सा ऐसा एक चुटकी भर ले लिया आटा, उसको थोड़ा-थोड़ा ऐसा फैला के, उसके अंदर काशिश भस्म वाली जो भी काशिश भस्म रख लीजिए, आपको जितनी भी देनी है, 1 रत्ती है, आधी रत्ती देनी है, सवा रत्ती देनी है, जो भी है। तो उसके अंदर करके इसको बंद कर दीजिए। वो जो आटा है उसके ऊपर से ऐसे जैसे समोसा बनाते हैं ना जैसे, ऐसे करके फिर उसको है तो उसको निकल जाए। ये हुँ, कैप्सूल नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो स्टार्च का कैप्सूल। पड़ है, बराबर? तो ये होता है लो फेरिटिन लेवल है उसमें। अ, अगेन भृंगराज, कालमेघ, एलोवेरा जूस इसको साथ में हम देते हैं। हमारी जो रक्त पूर्ति, तुरंत रक्त के क्षय को कम करने बढ़ाने वाली जो भी हमारी ये भस्में वगैरह होती है, सुवर्णमाक्षी का भी बहुत अच्छा है। वो अगर दूषित रक्त की वजह से ये हो रहा है, बराबर? नेचुरल तरीके से रक्त को रंगने का अलग है, लेकिन दूषित रक्त और पित्त उसके साथ बढ़ा हुआ है, तो सुवर्णमाक्षी भस्म इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगी। पूर्णमाक्षिक भस्म बहुत बढ़िया है, पित्त को समन करने वाली है, पित्त ज्यादा रहता है, रक्त दोष और पित्त का सामंजस्य है, तो पूर्णमाक्षिक भस्म उसके अंदर हम
ऐड करेंगे। उसके साथ में जी सिम्पटम्स जी में क्या होता है, उदरसूल होता है, फेरिटिन लेवल जब कम होता है तो। मेरे हिसाब से जो मैंने सिम्पटम्स देखे हैं इतने पेशेंट में जो देखे हैं उसमें, अगर कम हो गया तो उदरसूल होगा, उरसूल भी होगा। छाती में भी दर्द होता है, पेट में भी हल्का-सा दर्द होता है, हृदय स्पंदनाधिक्य पाल्पिटेशन होता है। दूसरा एक होता है दौर्बल्य अनुभूति बहुत सारी होती है, संधिशूल भी होता है। जैसे वो हम एनीमिया की कंडीशन जिसको बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में देखने को मिलता है। और फेरिटिन लेवल ऐसा नहीं, कोमॉर्बिडिटी है तो वो भी देखना है, क्योंकि अगर सीकेडी का पेशेंट है, तो फेरिटिन लेवल क्योंकि मान लो क्रिएटिनिन 3, 4, 5 है, बराबर हो या डायलिसिस भी करवा रहा है, तो ऐसे ही उनका कम आने वाला है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन हो नहीं रहा है, इसका आयरन का स्टोर उसका जो प्रोसेस हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से सीकेडी जब होता है, दूसरे कोई रोग की वजह से शोथ रहता है, हृदय रोग रहता है और लिवर डिसीज जब होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी फेरिटिन के लेवल में चेंजेस देखने को मिलता है। कैंसर में भी फेरिटिन लेवल में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो कोमॉर्बिडिटी है तो वो ध्यान में रखना है। जी। और विटामिन सी अगर कोई ज्यादा ले रहा है और फेरिटिन लेवल 2000 आ गया और मान लो 1000 भी आता है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि आपके जो आप रूम में आइसोलेट हुए हैं, वहाँ कोई विंडो है? तो पेशेंट बोलता है हाँ, मैं तो उसको खोलो और आपकी जो थैली है दवाई की, एलोपैथी दवाई की, उसमें से विटामिन सी की दवाई निकालो। 3 या 4 पत्ते जो भी निकले हैं, उसको घा करके फेंक दो बाहर, क्योंकि ये आपका इसको फेरिटिन लेवल को कभी भी कम नहीं होने देगा वो। क्योंकि आयरन को एब्सॉर्ब कर लेता है, उसको स्टोर करता है। कभी भी विटामिन सी की गोली को घा करके बाहर फेंक दो। इसीलिए मान लो 500 से ज्यादा फेरिटिन लेवल है, तुरंत विटामिन सी को स्टॉप करवाइए, तुरंत। वो अपने आप 50-100 तो अपने आप 1-2 दिन में कम हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है। नहीं, बहुत अच्छा व्यवहारिक अनुभव है ये वैद्य जी। मेरे सवाल लगभग समाप्त हैं। विनीश जी, आपके पास अगर कोई प्रश्न आया है तो प्लीज आप वैद्य जी से पूछ लीजिए, क्योंकि समय 11 बजने वाले हैं। तो विनीश जी। सर मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है, लगभग आपने सारा पूछ लिया है और सर ने बहुत ही डिटेल से बताया है, इसलिए ऐसा भी कोई क्वेश्चन मेरे पास है नहीं सर ना। आपका अपना कोई प्रश्न हो? नहीं सर, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ सर। ठीक है, अभी हम 1-2 लोगों के प्रश्न ले लेते हैं अगले 5 मिनट में केवल। बहुत देर से जयवीर जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम सर। प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो एलोपैथिक मेडिकेशन भी साथ में कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हमें क्या सावधानी बरतना है? दोनों के बीच में कोई डिफरेंस रखना है या फिर इसमें ऐसे केस में हम कैसे ट्रीटमेंट को प्लान करेंगे, उस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन। हाँ, 2 बात है। सुवर्ण काल आयुर्वेद का अगर वापिस लाना है तो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से हमें, जैसे उनके दिमाग में ऐसा है कि एलोपैथी के बिना नहीं चलेगा, तो मैं बोल देता हूं कि ये आप कर लीजिए, आपको लेना है तो ले लीजिए, अगर आपको खाई में गिरना ही है तो आप गिर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी चिकित्सा शुरू करनी है तो आपको अपने सुपर स्पेशलिस्ट की कोई बात नहीं सुननी है। अगर कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है तो वैसा अंध विरोध नहीं हूँ, लेकिन मॉडरेट तक के जो भी पेशेंट है, मैं चुस्त आग्रह रखता हूँ और करीबन ऐसा है कि 85 to 90% को अकेले आयुर्वेद दवाई देता हूँ। लेकिन वो श्रद्धा और विश्वास जैसे जैसे आप काम करते हैं ना, वो प्रैक्टिकल मेरे पास मान लो थियोरिटिकल इतना ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा कि यहाँ पे क्या है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल मेरे पास जवाब है। ये करना है तो ये कर सकते हैं, ये करना है तो ये कर सकते हैं, ऐसा तुरंत मेरे पास जवाब है। आज भी कोई भी दर्दी आ गया, कोई भी इमरजेंसी आ गई, उसको मैं ट्रीट कर सकता हूँ। इसीलिए एलोपैथी आयुर्वेद साथ में चलाना है, चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको बोल दीजिए कि अगर आप फेबिफ्लू ले रहे हैं तो आप ऐसा ही सोच लीजिए कि 40 उम्र से ज्यादा उम्र है आपकी और आप 15-15, 20-20, 50-50, 40 फेबिफ्लू खा लेंगे तो आपको अवश्य लीवर खराब होने वाला है। उसके बाद में हमारी वैद्य को अगर संपन्न बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 से 10 महीने के लिए लीवर फेल्योर के लिए हमारी दवाई लेने आना होगा। ये आपको आईना दिखाना है, उनको आईना दिखाना है।
रेमडेसिविर का बोल दीजिए कि इतना होता है, और टोसिलीजुमैब जिनको दिया जाता है 45,000 का इंजेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस का सबसे बड़ा कारण वही है। पूरी टोसिलीजुमैब क्या है, स्टेरॉइड क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है। पूरी इम्यून सिस्टम को तोड़ दिया जाता है, पूरी सिस्टम को तोड़ दिया जाता है और उनको दिया जाता है। तो क्या होगा, टोसिलीजुमैब जिनको दिया गया है मोर देन 70% म्यूकोरमाइकोसिस होगा। अब क्या हुआ, उनका भी 50-50 हजार रुपया का कमा लिया। कितनी अंधभक्ति है सबकी। मरना है तो तुम्हारे हाथों से, हम खाई के आगे खड़े हैं। 1-2 लाख रुपया हमें दे दो, हम हमें खाई में से नीचे निकाल धक्का मारने के लिए। ऐसी एलोपैथी की अंधभक्ति है, उसमें से हमें हमारा सत्य जो है, आयुर्वेद का सत्य, उसका प्रकाश फैलाना है। मेरी ऐसी सोच है जी। महेंद्र जी, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। महेंद्र शर्मा जी। माय क्वेश्चन इज ऑलरेडी आस्क्ड, मेरा पूछ लिया उन्होंने, तो जवाब मिल गया है। जी जी जी, थैंक यू जी। और सीआरपी लेवल का क्या प्रोटोकॉल बताया था, वो शायद मिस हो गया था, वो अगर अभी एक बार 2 शॉर्ट दिन में बता दें। अभी 2 दिन बाद ये वीडियो माई ऑन आयुर्वेदा यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां दोबारा से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, सीआरपी के ऊपर एक लास्ट में बोल दूं जी। सुंठी, पुनर्नवा, इसको दोनों के साथ में आप दे सकते हैं। हमारी जो भी तालीसादी औषधि वगैरह देते हैं उसके साथ में सुंठी और पुनर्नवा दोनों चाहिए। अकेला पुष्कर मूल, जिनको प्लूरल इफ्यूजन है तो उसमें सीआरपी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, बराबर है। अगर कोई किसी को कोई किडनी की या दूसरी कोई तकलीफ है, नहीं है तो भी बढ़ता है, होती है तो भी वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो वहां पे भी कभी कभी पुनर्नवादी मंडूर भी हम देते हैं। महावात विध्वंस रस अगर जरूरत रहती है, बहुत पैरों में अंठन हो रही है, सीआरपी बहुत ज्यादा बुखार नहीं है, तो महावात विध्वंस रस भी सीआरपी लेवल को, आम अवस्था को, क्योंकि सोथ है तो उसको तुरंत कम करने में आमवातारी रस और महावात विध्वंस रस, वो भी कम डोज में हम देते हैं तो भी उसमें सीआरपी लेवल कम देखने को मिलता है। एक सवाल और ले लेते हैं। मोहित मोगा जी हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना सवाल पूछ लीजिए। मोहित जी। सबसे पहले सर प्रणाम, वंदन। विनीत सर मेरे गुरुजी हैं, तो हाँ जी हाँ जी, तो आप तो हमारे डबल गुरुजी और साक्षात धर्मंत्री हैं। तो सर ये सेशन मैंने 10 मिनट से लेट ज्वाइन किया, पर जितना सुना सर, मैं बाहर आपने शॉर्ट में क्वेश्चन 3-4 हैं, काफी आंसर्स मेरे को मिल गए हैं, और उनका कुछ थोड़ा और चाहिए। जैसे आपने डी डाइमर और सीआरपी के लिए अभी बता दिया, तो डी डाइमर के लिए जैसे वहां पर वो दे रहे ब्लड थिनर, और आपने यहाँ पे हमें दारू हृदय रक्त चंदन आमर हल्दी अनंत मूल ये सब बता दिया। सीआरपी का असल में इसे हम समझें और अच्छे से, या डी डाइमर को, तो इसका थोड़ा आयुर्वेदिक जो एस्पेक्ट है वो व्यू क्या है जो हमारे बॉडी में चल रहा है। सर दूसरा गुजारिश थी, म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है, इस पे एक डिबेट चल रही है किसी और ग्रुप में, कि वो कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन का जो वो परसेंटेज दे रहे हैं उससे नासिका जो नेसोफेरिंजियल ये ट्रैक है उसमें शुष्कता आ रही है। शुष्कता के बाद वहां पर एक बेड सोर टाइप कंडीशन क्रिएट हो जाती है और वहां से फंगस पैदा हो रही है। उस पे अगली डिबेट ये चल रही है कि इस पे क्या नस्य किया जाए या नहीं। जैसे आपने हल्दी का कहा कि उसे चूसते रहें, तो क्या नस्य किसी ऑयल अनुतेल से करना उसमें माफिक है या नहीं है? अगर अनुतेल नहीं यूज कर सकते, कोई और करना है या नहीं है? तीसरा सर, स्वर्णवंग का आपने थोड़ा सा अभी विवरण दिया, तो स्वर्णवंग जो है उसका थोड़ा इलेबोरेट बताइए कि उसे मॉडरेट या सीवियर जब जो स्कोर है वो 14-15 तक आ जाता है सीटी स्कोर, तो उसमें यूज करना है या हमें माइल्ड केसेस से ही शुरू कर लेना चाहिए? समीर पन्नन सर, रस आपने बोला तो वो तलस्त यूज करें या स्वर्ण यूज करें? और सर लास्ट क्वेश्चन है, जो स्टीरॉइड्स का सर इतना बोलबाला हो गया है, जब वो सीवियर कंडीशन आती है या जिनका इवन एम्स के आप ही आज इनको मतलब धन्यवाद मतलब कर दीजिएगा ना। उन्होंने कहा कि इनके बारे में लास्ट में जो बोलते हैं ना डॉक्टर खुद तो आप कर दीजिए, बोल दीजिएगा यही जो मतलब लास्ट में आपका क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, मैं आप ही बोल दीजिएगा सब चीजें। हाँ, वो विनीत सर का बीच में चल रहा है फोन पे।
तो उन्होंने 93% बताया और उनका जो सीटी स्कोर था वो 14 पे गया। तो उन्होंने कहा कि मैं डायबिटिक हूँ, मेरा बेटे को भी हो गया था कोरोना, तो मैंने स्टीरॉयड शुरू कर लिया बीटामिथासोन 16 मिलीग्राम, और वो हमारे मीडिया में इतना फैला। हमें पहले ही पता है कि वो एलोपैथी वाले इन्फ्लुएंशियल रहते हैं और हमारा भारतवर्ष का बेड़ा गर्क एलोपैथी ने किया हुआ है। तो मोहित जी, स्टीरॉयड आप के अपने पैरेलल सवाल पर हम सवाल को थोड़ा वो कर दीजिए, बहुत सारे प्रिसाइज। 5 से सर 7 लास्ट क्वेश्चन गए हैं, शायद समय का भी अभाव है। सर कुछ लास्ट में उसमें तो जैसे हाँ, स्टीरॉयड का बड़ा चीप एंड बहुत, हाँ वो चीप में ट्रीट कर देते, तो हम चीप में कहाँ जैसे चले कि जैसे हमें स्वर्ण योग आपने बताया कि उसमें आधी रत्ती, एक रत्ती, सवा रत्ती तक जाते हैं, पर जैसे मॉडरेट से सीवियर कंडीशन में जाता है तो हम प्रोटोकॉल कुछ ऐसा बना सके जिसमें पेशेंट के जेब में पैसा ज्यादा न लगे। हाँ, पेशेंट की लास्ट सेंटेंस क्या था? पैसा ज्यादा ना लगे। अच्छा, पैसे। जो जैसे अरे, स्टीरॉयड, भारत सरकार ने पैसा, लूटने के हाँ लिए हाँ कायदे से परमिशन देके रखी है। 50-50 हजार तक लीगल वे में एक दिन दाखिल होने में 50,000 रुपए की फी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल उसको नोटिफाई करके दे दिया है। और 50,000 नहीं, हमारी तो 10 दिन की दवाई 5,000 में पूरी हो जाती है। एक एक दिन का 10 दिन रखते हैं तो 5-5 लाख। वो लूट रहे हैं। हमें तो अमृत समान औषधियां देनी है। और उनको बोलते हैं कि मैं एक बोलता हूँ, आपने बोला कि स्टीरॉइड देते हैं, तो मैं क्या उनको जवाब देता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपके पास अगर कोई कॉर्पोरेटर होता है, कोई कॉर्पोरेशन या उसके आगे मेयर होता है, या कोई धारा सभ्य होता है, या संसद सभ्य होता है, कोई मंत्री सेंट्रल में होता है, नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री होते हैं, तो आप ऐसे गिनिए, त्रैलोक्य चिंतामणि, बृहत कस्तूरी भैरव, सतपुटी अभ्रक, ये जो है ना, ये प्रधानमंत्री है। स्टीरॉइड जो है ना, वो मेयर है। मैं ऐसे बोलता हूँ, इनका रोल इतना है, और वो डायबिटीज पैदा करेगा। अगर स्टीरॉइड आपने 7 दिन से ज्यादा दे दी गारंटी के साथ, 40 साल की उम्र है तो 15 दिन या उसके ज्यादा भी दे दिया तो आपका मोतियाबिंद पक जाएगा। डर बताइए उनको, साइड इफेक्ट कितनी है, कितने लोग मर रहे हैं, कितनी खराबी हो रही है। 40 से ज्यादा उम्र है, 15 दिन से ज्यादा दे दिया, मोतियाबिंद आपका पक जाएगा। ऐसा हो सकता है 100 में से 30, 40, 50 लोगों का हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। 1 महीने से ज्यादा दे दिया, 20 दिन से ज्यादा हाई डोज, कभी कभी 80 mg तक दे देते हैं प्रेडनिसोलोन, ऐसे भी पेशेंट है मेरे पास। तो करीबन 20 दिन के अंदर शुगर लेवल 600 हो जाता है। तो उनको डर दिखाना है कि नहीं ये लेना है तो ये करिए। हमारे पास 2 या 3 दिन सबूरी रखिए, श्रद्धा रखिए, थोड़ा सा होगा, परमानेंटली आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने देंगे। या बड़े बड़े बीमारियों को आमंत्रण देना है, इनवाइट करना है कि यस, लिवर फेल्योर, किडनी फेल्योर, कम टू माय बॉडी, कम टू माय बॉडी, और पूरे जैसे डिस्ट्रॉय करना है हमारे ऑर्गन्स को। तो आप ऐसे स्टीरॉइड और ऐसी बड़ी बड़ी औषधियां हाई डोज में लीजिए। ये जहर है, जहर के लिए कालाबाजारी हो रही है, और अमृत समान हमारी औषधियों को हम पैसों में मत तोलिए इसको, इसका थोड़ा बहुत है। और दूसरी एक बात, सरकार उनको सब दे रही है। अरबों रुपये का 35,000 करोड़ का वैक्सीन का बजट है, लेकिन 5 करोड़ औषध, आयुर्वेद औषधियों को देने के लिए तैयार नहीं। गुजरात सरकार का अभी मैंने बजट देखा, 7 करोड़ सिर्फ पूरे साल में आयुर्वेद का काढ़ा देने के लिए 7 करोड़, और पीपी किट जिनको फेंक देना है डस्टबिन 250 करोड़। कितना बजट में इम्बैलेंस है। तो इनको हम क्या करेंगे? थोड़ा वैध, थोड़ा सा समृद्ध भी तो होना चाहिए, हमें भी तो पटना है, हमें भी तो इनके ऊपर रखना है, और औषध होना है, इनको सर्विसेज देनी है, अच्छी सर्विसेज देनी है, तो हमें भी तो थोड़ा होना है। 4 या 5,000 या 6,000 होगा तो उसमें कोई मेरे हिसाब से बड़ी बात नहीं है, और इससे ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है। उनका एक दिन का एडमिशन का, डॉक्टर की विजिट का चार्ज 4-4 हजार, 6-6 हजार लेते हैं। एक एक दिन की 3-3 पीपी किट, 2-2 हजार की एक एक पीपी किट जो फेंक देते हैं एक एक दिन में। दाखिल हुए ऐसे दर्दी की बात कर रहा हूँ, तो हमारी तो पूरे 10 दिन का कोर्स 6,000 में आ जाएगा। समझ रहे आप? ये सही कह रहे हैं आप राजेश जी, और अब परिवर्तन भी हो गया है। हमने प्रत्यक्ष व्यवहार में देखा है कि एक घर में अगर 4 लोग आइसोलेशन में हैं या होम आइसोलेशन में हैं और पॉजिटिव हैं, तो उनको अगर आयुर्वेदिक औषधियां लिखी जा रही हैं और वो एक रोगी की अगर 5 दिन की 4,000, 5,000, 8,000 तक की भी आ रही है, तो वो बड़े आराम से ले रहे हैं। आराम से लेते हैं, ये और उनका परिवर्तन माइंडसेट हो गया, तैयार हो गया है पक्का। तो आज राजेश जी, आपको बहुत लंबा समय हमने रख लिया है, बहुत बहुत आपका आभार।
और मैं हमारे बीच में उत्तर प्रदेश विश्व आयुर्वेद परिषद के महासचिव जुड़े हैं डॉक्टर विजय राय जी। तो मैं विजय राय जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द आज के कार्यक्रम के लिए कहें। विजय राय जी। अनम्यूट कर लीजिए विजय जी। जी सर, थैंक यू। सर्वप्रथम आज इतना उपयोगी और आयुर्वेद के चिकित्सकों में विश्वास पैदा करने वाला आज उद्बोधन था, तो मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विश्व आयुर्वेद परिषद इकाई की तरफ से हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ वैद्य ठाकर सर को। और बहुत सारा अनुभव, बहुत सारा ज्ञान आपके पास है। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में सबको हम लोग नहीं ग्रहण कर सकते, लेकिन जो अभी व्यापक जनसंहार हो रहा है जिस महामारी से, उस पे आपने अपने अनुभव और उपयोगी अनुभव साझा किए हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपने इन चीज़ों को रखा है। मैं सोचता हूँ कि हम सभी बहुत लाभान्वित हुए हैं और जितने भी चिकित्सा करने वाले वैद्य जुड़े हुए थे, वो अपने चिकित्सा में या जो उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तैयार किया है, आज के इस व्याख्यान से उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो समय काफ़ी हो गया, मैं संक्षेप में इतनी बात रखता हूँ सर। पुनः एक बार वैद्य राजेश ढक्कर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू विजय जी। और मैं भी ज़्यादा समय ना लेते हुए आज राजेश जी को 2 बातों के लिए निश्चित रूप से मैं धन्यवाद दूंगा कि 2-3 चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी व्यक्तिगत रूप से। एक तो यही कि हमें अपने शास्त्रों पर और अपनी विधा पर जितना अधिक विश्वास होगा, जितनी अधिक श्रद्धा होगी, हमारे अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस होगा और हम बड़े विश्वास के साथ में अपने रोगियों को ट्रीट कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से हम भिड़ सकते हैं। तो ये जो जुझारूपन की आज आपने बात कही है, इसमें हमारे निश्चित रूप से जो यहाँ चिकित्सक बंधु जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सबका मनोबल भी बढ़ा है और उनको एक रास्ता भी दिखाया। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको मैं प्राय उठाता रहा हूँ, वो लीगल इश्यू है कि हम अगर कहीं किसी कंसल्टेंसी के लिए बुलाए जाते हैं तो हमें आग्रह पूर्वक जिद करके अपनी कंसल्टेंसी का जो प्रोटोकॉल है वो उनकी बीएचटी में इंक्लूड कराना चाहिए, ऐसा मैं प्राय कहता रहा हूं और आज आपने उसको यहाँ उठाया, उस प्रसंग को दोबारा से मुझे कहने का अवसर मिला, उसके लिए आपको पुनः मैं धन्यवाद दूंगा। और आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया। विश्व आयुर्वेद परिषद आभारी है इस बात के लिए और हमसे जुड़े सभी आज के दर्शक हमारे और नए वैद्य और अपने चिकित्सक सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं विनीश जी से मंगल मंत्र के साथ में आज की सभा को पूर्ण करने के लिए आग्रह करता हूं। विनीश जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार।